V13 अध्याय 121 लीजेंड में अपग्रेड करना। जब वेन यू लिन युआन के मंडप से बाहर निकली तो उसका रंग भले ही पीला था और वह दिखने में अभी भी बीमार लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों से एक अलग ही रोशनी निकल रही थी। ये चमकते सितारों की तरह चमकदार नहीं थी, लेकिन यह एक तरह का दृढ़ संकल्प था कि उसे स्वीकार किया जाएगा। वह एक बहुत छोटी एम्बर रंग की बोतल को कसकर पकड़े हुए थी और उसे कसकर पकड़े हुए थी। दोपहर का सूरज आग की तरह जल रहा था और भले ही शरद ऋतु गहरी हो चुकी थी, फिर भी यह शरीर को गर्माहट दे रहा था। वेन्यू पत्थर के फुटपाथ पर चली गई और अपने हाथों में बोतल को देखा। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। एक आंसू पत्थर के फुटपाथ पर टपकने की आवाज के साथ गिरा, जिससे एक वाटरमार्क बन गया। गर्वित दोपहर के सूरज ने वाटरमार्क को तुरंत वाष्पित कर दिया और वेन्यू की आंखों में आंसू भी धुंध में बदल गए। वह बोतल जो उसने कसकर पकड़ी हुई थी, उसमें सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की एक बूंद थी। ये रेडियंट मून पैलेस का विशेष उत्पाद था और यह हमेशा कीमती होता था। यहाँ तक कि रेडियंट मून पैलेस द्वारा पोषित आत्मा परिचारक भी केवल एक बूंद प्राप्त करने में सक्षम होंगे जब उन्हें आत्मा परिचारक के रूप में चुना जाएगा। इससे उनके शरीर के भीतर की अशुद्धियों को साफ करने और उनकी क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली। रेडियंट मून पैलेस एक शांतिपूर्ण जगह की तरह लग सकता है, लेकिन आत्मा परिचारकों के बीच प्रतिस्पर्धा कभी नहीं रुकी। आवेग और दयालुता के एक पल ने इस वर्ष के दौरान वेन्यू को दुनिया की कठोर वास्तविकता को देखने की अनुमति दी थी। सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की इस बूंद को अपने हाथ में लेकर वह अपने शरीर की अशुद्धियों को फिर से साफ कर सकेगी और अपनी घायल जड़ों को ठीक कर सकेगी। इसलिए एक बार जब वह सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की इस बूंद को पी लेगी तो वह बोझ को हटाने में सक्षम हो जाएगी। उस समय वेन्यू सिर्फ सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की इस बूंद के लिए आभारी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जो अनिश्चित रास्ता चुना था वह अब सही साबित हो चुका था। कम से कम किसी ने तो इस रास्ते को स्वीकार किया था और वह सिर्फ एक दयालु मूर्ख नहीं थी। किसी अच्छे काम के लिए अपने भविष्य का बलिदान करना अच्छा लग सकता है, लेकिन वेन्यू शायद ऐसा दोबारा न करे। अगर वह ऐसा करने जा भी रही थी तो वह लाभ और हानि के साथ विकल्पों का वजन करेगी। कठोर वास्तविकता के साथ एक करीबी मुठभेड़ के बाद इसने वेन्यू को ये जानने का मौका दिया कि उसे अपनी दयालुता का उपयोग कब करना चाहिए। लिन युआन नहीं चाहती थी कि एक मूल रूप से दयालु व्यक्ति अंत में अंधकार की ओर मुड़ जाए। कम से कम सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की यह बूंद एक दयालु युवा लड़की को उस घायल दयालुता को बनाए रखने की अनुमति देगी, उसे अपने दिल की गहराई में रखते हुए। ... जब रकबीज की मां ने देखा कि लिन युआन परियों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है तो वह चमक उठी और मंडप से बाहर चली गई। वह मंडप की छत पर निश्चल पड़ी रही, मानो वह गहरी नींद में जा रही हो। जब क्रिएशन मास्टर फे को बढ़ाता है तो अगर कोई आसपास हो तो यह आसानी से क्रिएशन मास्टर का ध्यान भटका सकता है। इस प्रकार जब क्रिएशन मास्टर फे को बढ़ाना चाहते हैं तो वे प्रजनन कक्ष में रहना पसंद करते हैं जहां कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। जब क्रिएशन मास्टर्स के बीच प्रतियोगिता होती थी तो वे अपनी क्षमताओं की तुलना करने के अलावा अपने मानसिक गुणों और गड़बड़ी के प्रति प्रतिरोध की भी तुलना करते थे। जब कोई क्रिएशन मास्टर कोई मिश्रण तैयार कर रहा होता था तो थोड़ी सी भी गड़बड़ी की आवाज़ सभी आध्यात्मिक तत्वों को बर्बाद कर सकती थी और फे को अगले ग्रेड में विकसित होने या अपनी गुणवत्ता को उन्नत करने से भी प्रभावित कर सकती थी। लिन युआन मंडप में वापस आया और उसने रेडियंट मून पैलेस की तिजोरी से प्राप्त आध्यात्मिक सामग्री निकाली। उसने उन्हें ध्यान से जांचा और जब कोई समस्या नहीं दिखी तो उसने उन्हें मेज पर रख दिया। इस मामले में उसके फे की गुणवत्ता को उन्नत करना शामिल था, इसलिए लिन युआन को सावधान रहना पड़ा। उसने पहले अपने शरीर पर जमी धूल को साफ करने के लिए झरने के पानी में भिगोया और फिर साफ कपड़े पहने। वह जैस्मीन लिली, चिमी, जीनियस, स्पिरिट गैदर गोल्डफिश और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के लिए गुणवत्ता को उन्नत करने की तैयारी कर रहा था। लिन युआन को कभी भी किसी फे की गुणवत्ता को महाकाव्य से किंवदंती में अपग्रेड करने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसे कठिनाई का स्तर नहीं पता था। हालांकि उसने कल्पना की थी कि यह आसान नहीं होने वाला था, लेकिन आखिरकार उसे इसका अनुभव हुआ। अब उसके पास कुल 7 फे थे। हालांकि मोबियस की गुणवत्ता को सामान्य तरीकों से उन्नत नहीं किया जा सकता था क्योंकि आत्मा बनफे की गुणवत्ता इसे उन्नत करेगी। रेड थॉर्न को भी मांस के सेवन से अपनी गुणवत्ता को उन्नत करना होगा। इस प्रकार लिन युआन केवल जैस्मीन लिली, चिमी, जीनियस, स्पिरिट गैदर गोल्डफिश और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की गुणवत्ता को उन्नत कर सकता था। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा। चूंकि वह एकांत में जाने वाला था और सभी 5 फे की गुणवत्ता को उन्नत करने वाला था, इसलिए उसने बस जैस्मीन लिली को पहले फे के रूप में चुना। लिन युआन ने रिवाइवल मिट्टी को अंदर डालने से पहले एक बैंगनी रेत का बर्तन एक तैयार किया। फिर उसने 2 महोगनी ट्री कोर निकाले जो अन्य महोगनी ट्री कोर से बेहतर थे। गहरे लाल महोगनी ट्री कोर को देखते हुए लिन युआन उन्हें थोड़ा छूने से खुद को रोक नहीं सका। महोगनी ट्री कोर पेड़ की छाल के पैटर्न से भरे हुए थे।
वे महोगनी पाइन्स के पेड़ के कोर थे और प्रत्येक वर्ष की आयु के लिए पेड़ के कोर में एक अतिरिक्त पैटर्न होगा। इसलिए जब लिन युआन ने इन महोगनी ट्री कोर को देखा तो उसे पता चला कि वे कम से कम 100 साल पुराने 2 महोगनी पाइन से आए थे। लिन युआन ने उन्हें सावधानी से कुचलने और पीसने से पहले एक क्रिस्टल कटोरा निकाला। फिर उसने महोगनी ट्री कोर के पाउडर को रिवाइवल सॉइल में डाला और उन्हें सावधानी से हिलाया। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने अपने कांस्य एक्स एपिक जैस्मीन लिली को मिश्रण में लगाया। जैस्मिन लिली ने पोषक तत्वों को अवशोषित करने से पहले जल्दी ही अपनी जड़ें मिश्रण में फैला लीं। जैस्मिन लिली रसीले पौधे की तरह रसीली और मोटी थी, जबकि फूल पारदर्शी और स्वच्छ था जिससे हल्की खुशबू आ रही थी। जैसे जैसे ये फूल के केंद्र के करीब पहुंचता, इसका रंग जेड जैसा दिखने लगता। अगर कोई इसे ध्यान से देखे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे जैस्मिन लिली के फूल के केंद्र में एक सुंदर जेड है। चूंकि चमेली लिली जड़ पकड़ रही थी, इसलिए लिन युआन ने धीरे धीरे घास के फव्वारे का पानी डालना शुरू कर दिया। जब मिट्टी का मिश्रण पर्याप्त नम हो गया तो उसने घास के फव्वारे का पानी डालना बंद कर दिया और चमेली लिली को बढ़ाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की। हर बार जब जैस्मिन लिली मिट्टी के मिश्रण में ग्रासवुड फाउंटेन वाटर को अवशोषित करती तो मिट्टी का मिश्रण सूख जाता और लिन युआन और अधिक ग्रासवुड फाउंटेन वाटर डाल देता। जैसे जैसे जैस्मिन लिली रिवाइवल सॉइल, महोगनी ट्री कोर और ग्रासवुड फाउंटेन वाटर के मिश्रण में ऊर्जा को अवशोषित करती, ये और अधिक हरा हो जाता। लिन युआन ने जैस्मिन लिली की स्थिति की जांच करने से पहले कुछ घंटों तक उसे बढ़ाया। उसे लगा कि जैस्मिन लिली की गुणवत्ता को लीजेंड में अपग्रेड करना वाकई बहुत बड़ा काम था। इस प्रकार उसने अधिक केंद्रित स्पिरिट क्यूई वाले वातावरण में जैस्मिन लिली को बढ़ाने के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया। समय तेजी से बीतता गया। अपने भोजन और 5 घंटे की नींद के अलावा लिन युआन बाकी समय जैस्मीन लिली को निखारने में बिताता। 5 दिन बाद रिवाइवल मिट्टी के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर 2 महोगनी ट्री कोर का पाउडर और 1 लीटर ग्रासवुड फाउंटेन वाटर लिन युआन द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका था। जैस्मीन लिली ने पहले ही बैंगनी रेत के बर्तन की ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया था और लिन युआन ने महसूस किया कि इसकी गुणवत्ता अब लीजेंड बन गई थी। लिन युआन ने गहरी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। जैस्मीन लिली की गुणवत्ता को महाकाव्य से किंवदंती में अपग्रेड करने के बाद लिन युआन अब अधिक आश्वस्त था। वह जानता था कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के भीतर एक कांस्य फे को महाकाव्य से किंवदंती में बढ़ाने में लगभग 5 दिन लगेंगे। ये वास्तव में यिक्सिंग वे है। लिन युआन इस समय अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपने मंदिरों को रगड़ने के लिए कर रहा था, जबकि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। पिछले 5 दिनों से वह औसतन दिन में केवल 5 घंटे ही सो रहा था। बाकी समय मूल रूप से जैस्मीन लिली को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये लिन युआन के लिए वास्तव में थका देने वाला था। वृद्धि के दौरान लिन युआन को अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को लगातार प्रसारित करने की आवश्यकता होगी। इस तरह आध्यात्मिक शक्ति का संचार करने में सक्षम होने के लिए लिन युआन को थकावट की भरपाई के लिए कम से कम 5 घंटे की नींद की आवश्यकता होगी। बेशक ये सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत के कटोरे के कारण था, जिसने उसके शरीर में अशुद्धियों को साफ कर दिया था। अगर लिन युआन ने सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत के कटोरे का सेवन करने से पहले इस तरह के फे को बढ़ाने की कोशिश की होती तो उसका शरीर इसे लेने में सक्षम नहीं होता। विचार करते समय लिन युआन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने किसी को ढूंढा जो उसके लिए सिल्वर एपिक फे को लेकर आए ताकि वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वृद्धि कर सके। लिन युआन को एहसास हुआ कि उसके लिए अभी सिल्वर एपिक फे को लीजेंड में बदलना वाकई मुश्किल था। उसने पिछले 2 दिन सिल्वर एपिक फे को बढ़ाने में बिताए। सिल्वर एपिक फे की स्थिति की जांच करने के बाद लिन युआन को पता चला कि पिछले 2 दिनों की उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह सिल्वर एपिक फे को लीजेंड की गुणवत्ता में बढ़ाने में अपर्याप्त था। एक मोटे अनुमान के अनुसार यदि लिन युआन सिल्वर एपिक फे को लीजेंड गुणवत्ता में बढ़ाना चाहता था तो उसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में 2 महीने से अधिक समय तक बिना नींद की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वर्तमान स्थिति ने लिन युआन को यह जानने की अनुमति दी कि वह अन्य क्रिएशन मास्टर्स से पूरी तरह से अलग था। अन्य क्रिएशन मास्टर्स के लिए महाकाव्य से किंवदंती तक फे की गुणवत्ता को बढ़ाना आसान होगा यदि फे का ग्रेड अधिक हो, लेकिन लिन युआन के लिए यह विपरीत था। लिन युआन के लिए फे की ग्रेड जितनी कम होगी, उसके लिए एपिक से लीजेंड तक की गुणवत्ता को बढ़ाना उतना ही आसान होगा। लिन युआन की मौजूदा ताकत को देखते हुए वह सिल्वर एपिक फे की गुणवत्ता को लीजेंड तक बढ़ाने में असमर्थ था। अगर यह बात बाहर उजागर हो जाती तो यह अन्य क्रिएशन मास्टर्स के दृष्टिकोण और ज्ञान को उलट देता। अगर लिन युआन किसी कांस्य लीजेंड फे को नीलामी में रखता तो संभवतः रेडियंस फेडरेशन में तुरंत हंगामा मच जाता। रेडियंस फेडरेशन के सभी प्रमुख गुट संभवतः इसके लिए उन्मादी रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रयोग के बाद लिन युआन ने किसी से सिल्वर एपिक नीडल टेल्ड गिलहरी को लाने के लिए कहा। फिर वह आंतरिक महल में चंद्र महारानी को खोजने गया ताकि उसे बता सके कि वह एकांत में जाने की योजना बना रहा है। इसके बाद लिन युआन मंडप में एकांतवास में चले गए।
उन्होंने जीनियस, चिमी, स्पिरिट गैदर गोल्डफिश और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को कांस्य महाकाव्य से कांस्य किंवदंती में बढ़ाने के लिए 20 दिनों से अधिक का समय लगाया। दिनों की संख्या को पूरा करने के बाद उन्हें अपने 5 अनुबंधित खिलाड़ियों को महाकाव्य से लीजेंड गुणवत्ता में अपग्रेड करने में कुल मिलाकर 1 महीने का समय लगा। लिन युआन अब बहुत थक गया था। पिछले महीने के दौरान अपने बुनियादी शारीरिक कार्यों के रखरखाव और रिकवरी के अलावा वह फेयर के गुणों को बढ़ा रहा था, इसलिए वह बहुत थका हुआ महसूस करता था। हालांकि अपने अनुबंधित फेयर को महाकाव्य से किंवदंती गुणवत्ता में अपग्रेड होते देखने की खुशी वास्तव में अवर्णनीय थी। लिन युआन ने जीनियस, चिमी, स्पिरिट गैदर गोल्डफिश और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की विकसित अवस्थाओं को देखा। उनकी गुणवत्ता लीजेंड हो सकती है, लेकिन उनके दिखावट में बहुत बदलाव नहीं आया। फिर भी उनकी आत्मा और जीवन शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ी हुई थी। जीनियस का फर और भी मुलायम हो गया था, जबकि उसकी याददाश्त और भी बेहतर हो गई थी। चिमी के पंखों पर बादलों के पैटर्न और भी स्पष्ट थे और उसका विशेष कौशल, क्लियर स्काई की झुलसाने वाली विशेषता, और भी तीव्र थी। अब उसकी आवाज़ कानों को और भी अधिक सुखद लगती थी और उसकी गायन क्षमता भी पहले से कहीं बेहतर थी। हालांकि मौजूदा चिमी को यह नहीं पता था कि 1 महीने से ज़्यादा समय तक गायब रहने की वजह से उसके प्रशंसक पूरी तरह पागल हो गए थे। चिमी एक शानदार होस्ट थी और स्क्रीन पर एक गिफ्ट था। उसकी गायन आवाज़ ने बहुत से लोगों को मदहोश कर दिया था। कई लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि चिमी वास्तव में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो अपनी प्रतिभा पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रही थी। रेडियंस 100 के सीक्वेंस #87 लॉर्ड रेंजर एक कट्टर समर्थक थे। जब उन्होंने सेलेस्टियल स्टेयरवे पर अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई जीती तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये भी व्यक्त किया कि उन्हें चिमी की आवाज़ें सुनना बहुत पसंद है। नतीजतन इसने चिमी को और भी प्रसिद्ध होने का मौका दिया। चिमी, एक नया सितारा जो आसमान में उभरा था, अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया, वह भी पूरे 1 महीने के लिए। स्टार वेब पर बहुत सारे फोरम विषय इस घटना पर केंद्रित थे और सभी प्रकार की अटकलें भी थीं। स्पैरो वॉयस लोली देवी का गायब होना पहले से ही रेडियंस फेडरेशन के मनोरंजन समाचारों में एक लोकप्रिय विषय बन गया था। स्पिरिट गैदर गोल्डफिश अब तैर रही थी और एक खास तरह की ताकत दिखा रही थी। ये ताकत लॉन्गताओ के सीकिंग क्रेटेशियस ड्रैगन जैसी ही थी। हालांकि स्पिरिट गैदर गोल्डफिश की ताकत अभी भी काफ़ी कमज़ोर थी। यह एक तरह की ड्रैगन ताकत थी जो ड्रैगन प्रजाति के फे के लिए अद्वितीय थी। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का स्केल पाउडर अब हल्का और महीन हो गया था, जिससे इसे और फैलाना आसान हो गया। जब तैरता हुआ स्केल पाउडर प्रकाश को परावर्तित करता था तो ऐसा लगता था जैसे ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के पीछे एक हल्का बैंगनी रंग का इंद्रधनुष है, जो इसे असाधारण रूप से सुंदर बनाता है। लिन युआन ने अपना शरीर तान लिया और तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गया और अच्छी नींद लेने लगा। ये नींद पूरे दिन चलती थी और इससे पहले की सारी कड़ी मेहनत की भरपाई हो जाती थी, जिससे उसका शरीर अपनी सबसे अच्छी और सबसे जीवंत अवस्था में लौट आता था। लिन युआन जैस्मीन लिली को विलपावर रून के साथ मिलाना शुरू करने जा रहा था, जिससे वह एक काल्पनिक नस्ल के रूप में विकसित हो सके। उसने ध्यान केंद्रित किया और आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र से 3 इच्छाशक्ति रूनों में से एक को बुलाया। यह इच्छाशक्ति रून वह था जिसे उसने हरे पहाड़ को देखने के बाद समझा था। आग ने इसकी सारी हरियाली को जला दिया था, फिर भी कई महीनों की अच्छी बारिश के बाद पौधे फिर से उगने लगे थे। लिन युआन के अनुसार ये कहने के बजाय कि बारिश जीवन देती है, ये कहना बेहतर होगा कि पौधों में दृढ़ जीवन शक्ति होती है। जंगल की आग सब कुछ नहीं जला सकती, जबकि वसंत की हवा फिर से जीवन वापस ला सकती है। शायद ये मिट्टी के भीतर बची हुई जड़ों के कारण था जो कई महीनों के बाद जीवन की प्रशंसा करती थी, जिससे हरियाली फिर से पैदा होती थी। लिन युआन ने हरे पहाड़ के आकार के इच्छाशक्ति रून को देखा और उसे अपने कांस्य एक्स लीजेंड जैस्मीन लिली की ओर फेंका। एक पल में जैस्मिन लिली का फूल टिमटिमा उठा। यह इच्छा से भर गया क्योंकि इसने विलपावर रून को गले लगा लिया, जिससे ये तुरंत जैस्मिन लिली के साथ विलीन हो गया। एक हरे पहाड़ का रंग कभी नहीं बदलेगा और सभी जीवित प्राणियों का पुनर्जन्म होगा। इस इच्छा शक्ति ने जैस्मीन लिली को ज़ेड रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने में सक्षम बनाया। चमेली लिली की मूल रूप से छोटी शाखाएं अचानक सिकुड़कर गायब हो गईं और भी फूल निकल आए और बस एक पल में, और चमेली लिली अब एक पन्ना हरे गुलदस्ते की तरह लग रही थी। फूल एक साथ निचोड़े गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे एक छोटे पहाड़ का आकार बना रहे हों। अद्वितीय चमेली लिली की खुशबू अब और भी अधिक सघन हो गई थी। लिन युआन आश्चर्य से हौंफ उठा। चमेली लिली ने वास्तव में गुच्छे विकसित किए। जब रसीले पौधे बढ़ रहे थे और विकसित हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी और उत्परिवर्तन होना बहुत दुर्लभ था। गुच्छों में उगना वास्तव में रसीले पौधों के लिए एक तरह का मौलिक उत्परिवर्तन था। एक बार ऐसा होने पर रसीले पौधे विकास की क्षमता का एक हिस्सा छोड़ देंगे। यह एक दोषरहित जीन मॉडल की ओर विकसित होने के लिए जीन मॉडल पर दृढ़ होगा। मॉबियस के स्पिरिट लॉक के कारण जैस्मीन लिली के पास केवल एक ही क्षमता थी, कील।
इसका मतलब ये था कि जैस्मीन लिली ने और अधिक क्षमताएं प्राप्त करने की संभावना छोड़ दी थी और हील को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया था। ले पौधे उत्परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि गुच्छों का विकास। मनुष्यों के साथ अनुबंध वाले अधिकांश रसीले पौधे इस तरह के उत्परिवर्तन को पसंद नहीं करते। यद्यपि बाद के चरणों में अधिकांश परियों की क्षमताएं अधिक मजबूत थीं, फिर भी ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई जैसी विसंगतियां शायद ही कभी होती थीं। हालांकि चीजें अलग थीं, क्योंकि लिन युआन की जैस्मीन लिली केवल एक ही क्षमता का उपयोग कर सकती थी। गुच्छे बनाने के बाद चमेली लिली के प्रत्येक फूल से उपचारात्मक ऊर्जा निकल सकती थी। ये चमेली लिली द्वारा कई लक्ष्यों को ठीक करने जैसा था। प्रत्येक फूल उपचार में वृद्धि के बराबर था। जैसे ही लिन युआन ने सोचा कि चमेली लिली अपने काल्पनिक नस्ल के विकास को पूरा करने वाली थी, उसकी गोल पंखुड़ियां अचानक एक लंबी, अनियमित आकृति में बदल गईं। जल्द ही जैस्मिन लिली की निचली परत और उसके फूल अनियमित आकार में बढ़ गए। केवल जैस्मिन लिली का सबसे बड़ा फूल बिना किसी बदलाव के ऊपर रह गया। लिन युआन इस अचानक परिवर्तन से आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। अप्रत्याशित रूप से गुच्छे बनने के बाद सरस पौधों में एक दुर्लभ फेसिएशन वास्तव में घटित हुआ। फेसिएशन रसीले पौधों में सबसे अधिक अनाकार असामान्य उत्परिवर्तन था। इसके कारण पौधे का विकास और वृद्धि अनाकार हो गई। साथ ही फेसिएशन सरस पौधों के सबसे मूल्यवान उत्परिवर्तनों में से एक था। लिन युआन ने कभी भी एक आकर्षक जैस्मिन लिली के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि यह केवल रसीले फे में ही होता है जब वे काल्पनिक नस्लों में विकसित हो रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति सबसे बुनियादी फे में से एक जैस्मिन लिली को एक काल्पनिक नस्ल में विकसित करना नहीं चाहेगा। इस तरह लिन युआन की आकर्षक जैस्मिन लिली दुनिया में एकमात्र हो सकती है। फेसिएशन के बाद जैस्मिन लिली की निचली पंखुड़ियां परत दर परत बढ़ती गईं और फूल की मूल संरचना को नष्ट कर दिया। इस प्रकार जैस्मिन लिली के बीच का पन्ना हरा रंग पत्तियों के सभी हिस्सों में फैल गया। दूसरी नज़र में यह एक पन्ने के समान धुंध जैसा प्रतीत हुआ, बिल्कुल सर्वोत्तम जैद से निकलने वाली धुंध जैसा। सबसे ऊपर स्थित चमेली लिली का फूल, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, एक कटोरे जितना बड़ा हो गया। इस समय जैस्मिन लिली वास्तव में एक काल्पनिक नस्ल के रूप में विकसित हो रही थी। जैस्मिन लिली के एक काल्पनिक नस्ल में विकसित होने के बाद लिन युआन ने तुरंत ही जैस्मिन लिली की हील क्षमता का इस्तेमाल खुद पर किया। उसे लगा कि वह 3 सेकंड के लिए एक ट्रांस में खो गया था, जबकि बढ़ती हुई जीवन शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। परिणामस्वरूप उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सबसे अधिक थके होने पर एक बड़े नर्म बिस्तर पर गिर पड़ा हो। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वह सुबह सुबह बिस्तर पर आराम करना चाहता था और उसे जगाया नहीं जा सकता था। लिन युआन का मानना था कि वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला था, लेकिन फिर भी उसके लिए इस चरम खुशी की भावना से उबरना बहुत कठिन था। जब वह पूरी तरह से होश में आया तो चमेली लिली को देखते हुए उसके दिमाग में एक विचार आया। इसकी हील क्षमता स्पष्ट रूप से हीलिंग प्रकार की क्षमता थी, लेकिन अब यह नियंत्रण प्रकार की क्षमता के रूप में इस्तेमाल की जा सकती थी। हील क्षमता के आरामदायक एहसास के कारण खुशी और ट्रांस में खो जाने का एहसास वास्तव में एक तरह का अप्रत्याशित नियंत्रण था। कुछ प्रयोगों के बाद लिन युआन ने अंततः खुशी की इस भावना के स्रोत की खोज कर ली। जब केवल उस चमेली लिली के फूल का उपयोग किया जाता है जिस पर फेसिएशन नहीं किया गया है, तो यह चोटों को तेजी से ठीक कर देगा। अपनी जीवन शक्ति को फिर से भरने की खुशी की भावना नहीं होगी। हालांकि जब अनियमित रूप से लगाए गए फूलों का उपयोग उपचार के लिए किया जाता था, तो खुशी की भावना पैदा होती थी। ऐसा लग रहा था कि फेसिएशन ने जैस्मिन लिली की उपचार क्षमता को उत्परिवर्तित कर दिया था। जब लिन युआन ने उस विशेष कौशल को देखा जो चमेली लिली के काल्पनिक नस्ल में विकसित होने पर प्रकट हुआ था, तो वह अपने हाथों में चमेली लिली को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। सामान्य स्पिरिट लॉक। जैस्मीन लिली कांस्य 10/10 फैंटेसी आई। क्षमता ठीक करना, बाहरी चोटों को तेजी से ठीक करता है और धीरे धीरे जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करता है। विशिष्ट कौशल रिकवरी इम्प्रिंट। जैस्मिन लिली द्वारा सामान्य समय के दौरान जारी की जाने वाली हीलिंग ऊर्जा को संचित करें। ठेकेदार संचित हीलिंग ऊर्जा को मुक्त करने के लिए इम्प्रिंट को सक्रिय कर सकता है। कटे हुए अंगों का विकास। पौधे के विकास के रहस्यों को समझें। अगर किसी के अंग कटे हुए भी हों तो भी उसकी समृद्ध जीवन शक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहती है। मैंने किस तरह का बढ़िया उत्पाद बनाया है। काल्पनिक नस्लों का ये विशिष्ट कौशल उन्हें अपनी बढ़ती हुई जीवन शक्ति का उपयोग मांसपेशी कोशिकाओं के स्मृति कारक को सक्रिय करने के लिए करने की अनुमति दे सकता है और इस प्रकार कटे हुए अंगों को फिर से विकसित करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। बेशक ये कटे हुए अंग हाथ और पैर और यहाँ तक कि भुजाएं और जांघें भी थे। सिर के बिना कोई व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा, भले ही देवता आ जाएं, जब तक कि वह हंसते हंसते अपना सिर न फाड़ ले। अब जब उसके पास अपनी पहली फैंटेसी ब्रीड फे थी, तो लिन युआन सबसे पहले जैस्मीन लिली को विकसित करेगा। उसने वास्तव में सोचा था कि जैस्मीन लिली को कांस्य से स्वर्ण में विकसित करना कितना कठिन होगा।
जब वह इसे विकसित कर रहा था, लिन युआन को एहसास हुआ कि एक काल्पनिक नस्ल के परी के ग्रेड को अपग्रेड करना बहुत मुश्किल था। 1 महीने तक एकांतवास में रहने के बाद उन्होंने बड़ी कठिनाई से जैस्मिन लिली को सिल्वर में विकसित किया। अब उन्हें अचानक समझ में आ गया था कि क्यों जो परियां प्रारंभ में ही काल्पनिक नस्लों में विकसित हो गईं, उनमें अधिक संभावनाएं थीं। ऊर्जा का संरक्षण था। 1 महीने तक स्पिरिट क्यूई इंजेक्शन के बाद एक काल्पनिक नस्ल कांस्य एक्स से सिल्वर में विकसित होगी और एक दरवाजे से गुजरेगी जो एक स्पर्श से टूट जाएगा, इससे पहले कि वह एक काल्पनिक नस्ल में विकसित हो जाए। चूंकि आत्मा क्यूई हवा से गायब नहीं हो सकती थी, इसलिए काल्पनिक नस्ल जैस्मीन लिली ने आत्मा क्यूई की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया था। इस विशाल मात्रा में आत्मा क्यूई द्वारा रखी गई नींव स्वाभाविक रूप से उन परियों की तुलना में अधिक मजबूत थी जो कांस्य तक पहुंचने के बाद काल्पनिक नस्लों में विकसित हुईं। इस अवधि के दौरान लिन युआन एकांत में था। पूरे दिन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में अपने फे को विकसित करता रहा, जिससे उसे घुटन महसूस होती थी। जीवन में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है, जैसे कविता और दूर दराज की जगहें। इन 2 महीनों के दौरान लिन युआन के पास दुनिया में कदम रखने के लिए पूंजी थी। अब समय आ गया था कि वह दुनिया को देखे। जब वह दुनिया को देखेगा तभी उसे पता चलेगा कि गर्मियों के फूलों की तरह शानदार तरीके से कैसे जीना है। इस तरह लिन युआन ने जंगली कटाई के लिए रॉयल कैपिटल के बाहर अंतहीन जंगल में जाने का फैसला किया। क्रिएशन मास्टर्स द्वारा संवर्धित फेस सभी हाथ से नहीं पाले गए थे। कुछ दुर्लभ फेस जंगली कटाई से एकत्र किए गए थे। सृजन मास्टर आध्यात्मिक अवयवों को मिलाकर फे को आकर्षित करते थे और आध्यात्मिक अवयवों में मौजूद स्पिरिट क्यूई का इस्तेमाल करके जंगली फे को मनुष्यों के पास लाते थे। उन्हें बढ़ाने के बाद वे उन्हें बेच देते थे। लिन युआन को ऐसी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ा। उसे केवल स्पिरिट क्यू को चैनल करने और अपनी हथेली को जंगली फे की ओर रखने की जरूरत थी। ये शुद्ध स्पिरिट क्यू जल्द ही जंगली फे को उसके बारे में अनुकूल धारणा बनाने की अनुमति दे सकता था। लिन युआन रॉयल कैपिटल में अपना खुद का स्टोर खोलने जा रहा था। हालांकि उसे अभी ऐसा करना था, लेकिन कुछ दुर्लभ फे को पहले से इकट्ठा करना बेहद जरूरी था। वह हमेशा क्षतिग्रस्त जड़ों वाले मरने के करीब फे को नहीं चुन सकता था। न केवल ऐसे फे को ढूंढना मुश्किल होगा, बल्कि उसके पास अब उन्हें ठीक करने का कोई तरीका भी नहीं था, भले ही उसे उच्च श्रेणी के फे मिल जाएं। इसके अतिरिक्त स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के परमानंद की शुद्ध भूमि में एक सिन्बर स्वीट ओस्मांथस और एक पुनर्जीवित सिन्बर ओस्मांथस हॉवथिया भी था। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में 40 वर्ग मीटर का परमानंद की शुद्ध भूमि उसके लिए क्षतिग्रस्त जड़ों वाले कुछ अन्य फे को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसके अलावा लिन युआन अभी भी सिनेबार ओस्मांथस हॉवथिया फल की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसकी उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए तत्काल आवश्यकता थी। काम खत्म करने के बाद लिन युआन जाने के लिए तैयार था। उसने जंगली कटाई के बाद शाही राजधानी लौटने और पहले स्टोर स्थापित करने की योजना बनाई। लग कैपिटल के गुलाबी आसमान में लाल आभा विशेष रूप से स्पष्ट थी। इससे आसमान विशेष रूप से ऊंचा और विशाल लग रहा था। शाम आ गई। चूंकि लिन युआन ने प्रस्थान करने का निर्णय कर लिया था और वह लंबे समय तक लीनिंग मून माउंटेन पर रहने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए वह अपने गुरु चंद्र महारानी को अलविदा कहने के लिए बस रेडियंट मून पैलेस चला गया। इसके बाद उन्होंने मंडप छोड़ दिया। जब रक्त बीज की माता ने छत पर अपनी आंखें खोली और उनकी छाती पर रखे पत्ते के आकार के परी भंडारण बॉक्स पर कूद गई। जब तक उसे कानून रून के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, वह निश्चल पड़ा रहा। जब वह दीप्तिमान चंद्र महल के आंतरिक महल में पहुंचा और चंद्र महारानी ने लिन युआन को आते देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, तुम 2 महीने से एकांत में रह रहे हो, क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ? लिन युआन ने अपने सिर के पीछे के हिस्से को छुआ और खिलखिलाकर मुस्कुराया, जिससे उसके सफ़ेद दांत और युवा आभा प्रकट हुई। मुझे इस एकांत से लाभ हुआ। लिन युआन के लिए अपने 5 परियों को महाकाव्य से किंवदंती तक बढ़ाना और अपने एकांतवास के दौरान अपनी पहली काल्पनिक नस्ल की परी प्राप्त करना इन्हें बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण फसल माना जाता था। ये सुनकर चंद्र महारानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने हमेशा लिन युआन के चरित्र की सराहना की थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी साधना में इतना मेहनती होगा। आजकल बहुत कम युवा 2 महीने से अधिक समय तक बाहर जाए बिना एकांत में रहना पसंद करेंगे। जब से चंद्र महारानी ने लिन युआन को अपना शिष्य बनाया था, तब से उन्होंने उसे सृजन गुरु और आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में उसकी प्रगति के बारे में नहीं पूछा था, इसके अलावा उसे उचित ज्ञान भी सिखाया था। उन्हें लगा कि साधना के लिए व्यक्ति को मुख्य रूप से अपनी आत्मचेतना पर निर्भर रहना चाहिए। दूसरी ओर वह उस पर दबाव भी नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने कभी उससे इस बारे में नहीं पूछा। चूंकि चंद्र महारानी ने नहीं पूछा था, इसलिए लिन युआन ने भी उसे अपनी प्रगति के बारे में कभी नहीं बताया था। चाहे उसके पास पहले 3 विल पावर रून हो या ये तथ्य कि चमेली लिली जो कांस्य में एक काल्पनिक नस्ल में विकसित हुई थी, चंद्रमा महारानी उसकी गुरु थी। अगर वह उससे इसके बारे में पूछती तो वह स्वाभाविक रूप से उसे बिना कुछ छिपाए बता देता। हालांकि उसने उससे इस बारे में नहीं पूछा।
चूंकि वह एक अंतर्मुखी व्यक्ति था, इसलिए उसने उसे बताने की पहल नहीं की। लिन युआन को अपनी क्षमताएं पता थीं। ये उसके साधन थे और दिखावा करने की कोई चीज़ नहीं थी। अगर दूसरे लोगों के पास लिन युआन के हुनर होते तो वे शायद इसे जाहिर कर देते। उसे हमेशा डर लगता था कि अगर उसने खुद को बहुत ज़्यादा दिखाया तो एक बेहतरीन व्यक्ति ईर्ष्या और आलोचना को आकर्षित करेगा वाली कहावत उसके मामले में लागू होगी। लेकिन अब जब चंद्र महारानी उसकी गुरु हैं तो लिन युआन को इन सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो, चंद्र महारानी के रहते हुए लिन युआन जैसे लंबे और सीधे छोटे पेड़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सुज़ैन स्मिथ नस्ल की रक्तपात की माँ उसका पीछा कर रही थी। अगर किसी ने लिन युआन के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो उन्हें पहले खुद की चिंता करनी होगी। कुछ देर की बातचीत के बाद लिन युआन ने चंद्र महारानी को बताया कि वह वहाँ क्यों आया था। उसकी बातें सुनकर उसने अपना हाथ उठाया और उसे एक गहरे भूरे रंग का बीटल के आकार का एक्सेसरी थमा दिया जिसके पीछे पिन लगी हुई थी। इसे पहना जा सकता था। एक नज़र में लिन युआन ने पहचान लिया कि बीटल के आकार का यह सामान एक डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स था। ये बीटल के आकार का फेस स्टोरेज बॉक्स गहरे भूरे रंग का था जिस पर कुछ गहरे हरे रंग के पैटर्न थे और यह अजीब लग रहा था। ये पिछले पत्ती के आकार के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स जितना अच्छा नहीं लग रहा था। लिन युआन ने इस अजीब बीटल के आकार के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स को लिया और चंद्र महारानी को ये कहते हुए सुना, इस डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स में वह सारी दौलत है जो चेंग वू ने वर्षों तक एक शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर के रूप में जमा की थी। उसने पहले भी तुम पर हमला किया था, इसलिए इस फेस स्टोरेज बॉक्स में मौजूद चीज़ों को सदमे से उबरने में मदद के लिए ले लो। लिन युआन ने चंद्र महारानी की गहरी चिंता भरी निगाहों को देखा और उसे अस्वीकार नहीं किया। उसने इस डायमंड बीटल के आकार के फेस स्टोरेज बॉक्स को दूर रख दिया। ऐसा करते समय उसने डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स पर एक नज़र डाली। उन्होंने पाया कि कुछ अज्ञात आध्यात्मिक अवयवों के स्थान पर अंदर भारी मात्रा में रेडियंस डॉलर थे। लिन युआन पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए स्टार वेब कार्ड का उपयोग कर रहा था, इसलिए हालांकि वह जानता था कि रेडियंस डॉलर कैसे दिखते हैं, उसने कभी उनका उपयोग नहीं किया था। जब उन्होंने डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स के अंदर देखा तो उन्होंने एम्बर बटन जैसे बोतल कैप के आकार के रेडियंस डॉलर को एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर में देखा। लिन युआन ये दृश्य देखकर चौंक गया। उसे नहीं पता था कि अंदर कितने रेडियंस डॉलर हैं, लेकिन एक शीर्ष श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर की संपत्ति को वास्तव में कम करके नहीं आंका जा सकता था। थोड़ी देर बैठने के बाद जब लिन युआन अलविदा कहने के लिए तैयार था, उसने चंद्र महारानी को धीरे से कहते सुना, आपके सामने अभी भी एक लंबा रास्ता है और दुनिया बहुत विशाल है। सबसे ऊंचे, सबसे दूर और सबसे विशाल स्थान पर उड़ना आपके ऊपर है। याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपका सहारा बनूंगी। ये सुनकर उसके दिल की गहराइयों में एक भावना उभरी कि उसकी देखभाल की जा रही है। लिन युआन को स्वतंत्र रहने की आदत थी, लेकिन इस भावना ने उसे इसे संजोने पर मजबूर कर दिया। शिष्य को आदरपूर्वक प्रणाम करने के बाद वे अपने मंडप में लौट आए और सुबह सबसे पहले प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। वह अभी भी सोच रहा था कि उसे अपना स्टोर कहाँ खोलना चाहिए और कितनी जगह खरीदनी चाहिए। इस डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स में चेंग वू के धन की बदौलत लिन युआन के पास खर्चों की चिंता किए बिना अपना स्टोर खोलने के लिए अधिक विकल्प थे। एक क्रिएशन मास्टर के रूप में हालांकि उसके पास पैसे कमाने की बहुत क्षमता थी, लेकिन उसके पास पूंजी की कमी थी। अब जब उसके पास पूंजी थी तो वह बिना रोक टोक के जो चाहे कर सकता था। लिन युआन के जाने के बाद कोल्ड मून आगे बढ़ी और उसने देखा कि चंद्र महारानी लिन युआन को जाते हुए देख रही थी, इसलिए उसने पूछा, क्या आप लिन युआन के बारे में चिंतित हैं? चंद्र महारानी ने अपना सिर हिलाया और एक कप चाय डाली, फिर एक घूंट भरकर कहा, मुझे चिंता नहीं है। मुझे बस गर्व है और अपने शिष्य को दुनिया की खोज करते देखकर थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। ये सुनकर कोल्ड मून ने धीरे से कहा, क्या आपने चेंग वू की सारी जमा पूंजी को बराबर रेडियंस डॉलर में नहीं बदल दिया ताकि उसके पास दुनिया का पता लगाने के लिए पूंजी हो? आपने बहुत परेशानी झेली है। चंद्र महारानी ने अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। शिष्य बनाने के बाद उन्हें एक शिक्षक के रूप में असली जिम्मेदारी का एहसास हुआ। जीवन की निरंतरता और ज्ञान का हस्तांतरण कभी भी शब्दों के माध्यम से उतना सरल नहीं था। यद्यपि वे रक्त के रिश्ते से असंबद्ध थे, फिर भी गुरु शिष्य संबंध के माध्यम से वे रिश्तेदारी के स्तर तक पहुंच गए थे। तभी बाहर से पदचाप की आवाज़ें आईं। मिस्टिक मून अंदर आया और झुककर कहा, मून महारानी, चेंग वू 2 महीने से पाप मुक्ति कुंड में तड़प रहा था और अभी अभी उसकी मौत हुई है। स्पिरिट गार्ड्स के चीफ गार्ड ये और आयरन प्रिजन ने आपसे पूछा है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। चंद्र महारानी उठ खड़ी हुई और प्रजनन कक्ष में जाने ही वाली थी कि उन्होंने स्पष्ट ठंडी आवाज़ में उत्तर दिया, वह मर चुका है, तो क्या किया जा सकता है? उन्हें खुद ही इसे संभालने दें। मेरी चांदनी के उस पर पड़ने के बाद वह पाप शोधन कुंड में 2 महीने तक टिकने में सक्षम था। जब वह मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी?
भले ही वह पाप शोधन कुंड में जीवित हो। अगली सुबह लिन युआन सुबह सुबह लीनिंग मून माउंटेन से नीचे उतरा और हल्के सामान के साथ यात्रा की। उसने अपनी छाती पर रखे डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में सारी चीज़ें जमा कर रखी थीं, और यह कहना ही होगा कि यह फिश स्टोरेज बॉक्स बहुत सुविधाजनक था। कल रात लिन युआन ने लियू जी को एक संदेश भेजा जिसमें उसने बताया कि अब उसे स्टोर चुनने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह एक बड़ा स्टोर चुनेगा जो अच्छी तरह से स्थित हो, क्योंकि अब उसे पैसे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब वह झुकते हुए चंद्रमा पर्वत से नीचे उतरा तो लिन युआन का एक स्पष्ट उद्देश्य था। उन्होंने एक स्पीड हूफ डॉन की कार मंगवाई और गिल्ड एलायंस की ओर चल पड़े। ये गिल्ड एलायंस क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन और अन्य लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यू ऑक्यूपेशन गिल्ड्स की तरह कोई आधिकारिक संगठन नहीं था। गिल्ड एलायंस रेडियंस फेडरेशन में अनगिनत गिल्ड क्लबों का एक गठबंधन था जो कॉम्बैट क्लास स्पिरिट क्यू ऑक्यूपेशन गिल्ड पर निर्भर था। लिन युआन इस गिल्ड एलायंस में पंजीकरण और प्रमाणीकरण कराने जा रहा था। गिल्ड एलायंस में पंजीकरण के बाद वह गिल्ड क्लब टीमों में शामिल हो सकता है, और अगर वह जंगली कटाई करना चाहता है तो एक अस्थायी टीम बना सकता है। वह गिल्ड एलायंस में मिशन प्राप्त और जारी भी कर सकता है। यदि स्टार वेब रेडियंस फेडरेशन के नागरिकों की दूसरी दुनिया थी और इसमें दूसरी दुनिया का उद्योग था, तो गिल्ड एलायंस वह स्थान होगा जहां अधिकांश लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर वास्तविक दुनिया में रहते, काम करते और प्रशिक्षित होते थे। मिशन पूरा करने पर बहुत सारे कमीशन मिल सकते हैं। यदि बॉस ने कोई मिशन जारी किया है तो व्यक्ति को पर्याप्त पारिश्रमिक के साथ यथाशीघ्र आवश्यक आध्यात्मिक सामग्री या फे भी मिल सकती है। कई क्रिएशन मास्टर्स जिन्हें विशेष आध्यात्मिक सामग्री की आवश्यकता होती थी, वे गिल्ड एलायंस में पुरस्कार के साथ एक मिशन भी जारी करते थे। कुछ प्रसिद्ध गिल्ड क्लब टीमें उच्च पुरस्कार वाले मिशनों को स्वीकार करती थीं। बेशक अधिकांश समय गिल्ड एलायंस के मिशन पुरस्कार के लिए फे मूल रूप से दुर्लभ थे। यदि कोई किसी बहुमूल्य परी को विकसित करना चाहता है या परी के ग्रेड को बढ़ाना चाहता है तो उन्हें एक सृजन मास्टर की तलाश करनी होगी। यदि कोई ऐसा स्थान होगा जहां क्रिएशन मास्टर्स को सबसे अधिक सम्मान और लोकप्रियता मिलेगी तो वह निश्चित रूप से गिल्ड एलायंस होगा। गिल्ड एलायंस की आकस्मिक टीमों में अधिकांश लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर निचले स्तर पर थे, और जिनके पास उत्कृष्ट गुण नहीं थे वे फे की गुणवत्ता या ग्रेड को बढ़ाने के लिए 1 या 2 साल तक कड़ी मेहनत कर सकते थे। ज्यादातर सच्चे प्रतिभाशाली या मजबूत स्पिरिट क्यूई पेशेवर गिल्ड क्लब में शामिल हो चुके थे। अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी शक्तिशाली गिल्ड क्लब द्वारा चुना जाना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि वह स्टार वेब टावर में 80वीं मंजिल और उससे ऊपर या सेलेस्टियल सीढ़ी तक लड़े। ऐसा इसलिए था क्योंकि शक्तिशाली गिल्ड क्लब स्टार टावर में नए लोगों को चुनते और स्वीकार करते थे। रेडियंस फेडरेशन युद्ध कौशल की प्रशंसा करता था। पूरे साल सभी प्रकार के गिल्ड क्लब टीमों के लिए विभिन्न टूर्नामेंट होते थे। हालांकि सबसे मानक और प्रसिद्ध लोगों को शामिल किया जाना था। हर साल गिल्ड एलायंस रेडियंस फेडरेशन के साथ मिलकर पूरे फेडरेशन की गिल्ड टीमों का टूर्नामेंट आयोजित करता था। इसे एस टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था। एस टूर्नामेंट को युवाओं के लिए टूर्नामेंट माना जाता था क्योंकि इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों की उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। ये रेडियंस फेडरेशन के रेडियंस 100 सीक्वेंस में सदस्यों की आयु सीमा के लगभग बराबर था। कुछ सचमुच शक्तिशाली गिल्ड क्लब एस टूर्नामेंट में भाग लेंगे और उनकी मुख्य टीमों में कमोबेश रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य होंगे। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य एस टूर्नामेंट में सबसे शानदार स्टार खिलाड़ी थे। कुछ गिल्ड क्लबों की मुख्य टीमें भी रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों से बनी थीं। प्रत्येक गिल्ड केवल 5 सदस्यों वाली एक टीम ही भेज सकता था। अगले दौर में पहुंचने के लिए प्रत्येक टीम को विभिन्न नॉकआउट मैचों, ग्रुप मैचों और क्वालिफिकेशन मैचों में भाग लेना होगा। अंततः 16 टीमों को स्टार वेब पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना जाएगा, जिसे रेडियंस फेडरेशन के नागरिक देखेंगे और फिर उन्हें अंतिम रूप से रैंक किया जाएगा। यद्यपि इन 16 टीमों को रैंक दिया जाएगा, लेकिन शीर्ष 3 टीमों को चैंपियन और उपविजेता में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से सभी को अलग अलग स्तर के पुरस्कार और अद्वितीय गौरव प्राप्त होगा। हालांकि केवल चैंपियन को ही याद किया जाएगा। आखिरकार एक कहावत है, दूसरे स्थान पर आने वाला प्रथम स्थान पर हारा हुआ है। सीखने की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकता था। हालांकि लड़ाई में मजबूत और कमज़ोर को एक नज़र में पहचाना जा सकता था। लिन युआन गिल्ड एलायंस के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था और स्पीड हूफ गधा कार से उतर गया था। उसने अपने सामने जीवंत और समृद्ध दृश्य को देखा और अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। गिल्ड एलायंस शाही राजधानी में सबसे जीवंत स्थान था और अब भी ऐसा ही प्रतीत होता है। लिन युआन ने गिल्ड एलायंस में प्रवेश किया और महसूस किया कि किनारे पर खड़े लोग उसकी ओर देख रहे थे। गिल्ड एलायंस की एक रिसेप्शनिस्ट ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी ओर जलती हुई निगाहों से देखा। लिन युआन को जल्द ही इसका कारण पता चल गया। पता चला कि ये लोग उसकी छाती पर क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखा को देख रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि क्रिएशन मास्टर जहां भी जाते थे वहां स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। उस समय गिल्ड एलायंस के रिसेप्शनिस्ट ने सम्मानपूर्वक पूछा, क्लास 2 क्रिएशन मास्टर, क्या आप गिल्ड एलायंस में कोई मिशन जारी करने या गिल्ड क्लब स्क्वाड खोजने आए थे? लिन युआन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और मैं पंजीकरण और प्रमाणीकरण कराना चाहता हूँ। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट खुशी से झूम उठी और तुरंत जवाब दिया, सर कृपया ये काम करवाने के लिए वीआईपी रिसेप्शन रूम में मेरे पीछे आइए। तभी रिसेप्शनिस्ट जल्दी से आगे बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट बहुत खुश था। हालांकि क्रिएशन मास्टर्स गिल्ड एलायंस में मिशन जारी करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें केवल पहचान प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी, इसलिए बहुत कम क्रिएशन मास्टर्स गिल्ड एलायंस में पंजीकरण करना पसंद करेंगे। गिल्ड एलायंस में पंजीकरण का उद्देश्य मिशन प्राप्त करने में सक्षम होना था। यदि क्रिएशन मास्टर्स को पैसा कमाना है, आध्यात्मिक सामग्री का मिश्रण बनाना है या फेयर की खेती करनी है, तो उन्हें गिल्ड एलायंस में मिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर गिल्ड एलायंस में कोई रिसेप्शनिस्ट क्रिएशन मास्टर को प्राप्त कर सकता है और उसे वहां पंजीकृत करा सकता है, तो उन्हें अच्छा कमीशन मिलेगा। ये कमीशन रिसेप्शनिस्ट के मासिक वेतन के लगभग बराबर था, इसलिए लिन युआन का पंजीकरण रिसेप्शनिस्ट के लिए शानदार खबर थी। जब लिन युआन ने वीआईपी लाउंज में प्रवेश किया तो उसने चुपचाप अपनी छाती पर लगी क्लास 2 क्रिएशन मास्टर की शिखा उतार दी। उसी समय उन्होंने टूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जीनियस को बुलाया। जीनियस टूल ट्रांसफॉर्मेशन के दो रूप थे, चश्मा या मुखौटे। लिन युआन ने इस बार मुखौटा रूप चुना। जीनियस एक हल्के पैटर्न वाले चांदी के मुखौटे में तब्दील हो गया जो उसके चेहरे पर पूरी तरह से फिट बैठता था। लिन युआन ने मुखौटा पहना तो उसकी आभा पूरी तरह बदल गई। वह पहले एक हंसमुख लड़के की तरह दिखता था, लेकिन काले आत्मा क्यूई कपड़े के साथ मुखौटा पहनने के बाद वह बहुत शांत लग रहा था। जल्द ही उसने गिल्ड एलायंस में जो कुछ करना था वह पूरा कर लिया। लिन युआन को केवल खुद को दूसरे स्टार वेब कार्ड से बांधने की जरूरत थी, जो उसने तब प्राप्त किया था जब वह क्लास 2 क्रिएशन मास्टर बन गया था, जो कि बहुत सरल था। फिर उन्होंने अपनी क्रिएशन मास्टर पहचान को परचेज विद नो लॉस स्टार वेब स्टोर के साथ जोड़ दिया। साथ ही उन्होंने स्टार टॉवर पर चढ़ने के लिए अपना खाता भी दूसरे स्टार वेब कार्ड पर स्थानांतरित कर दिया। क्षण से लिन युआन के पास स्टार वेब और रेडियंस फेडरेशन में दो पहचानें थीं। एक पहचान एक विलक्षण वर्ग 2 क्रिएशन मास्टर लिन युआन की थी। दूसरी पहचान मिस्टर ब्लैक थी, जो स्टार टॉवर में लड़ता था। ब्लैक वह नाम था जो लिन युआन ने अभी अभी अपनी दूसरी पहचान को दिया था। लिन युआन के कार्यों ने मूल रूप से एक क्रिएशन मास्टर और एक लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में उसकी स्थिति को विभाजित कर दिया था। पंजीकरण और प्रमाणीकरण समाप्त करने के बाद लिन युआन ने देखा कि परिचय अभी भी उसका पीछा करने वाला था। उसने उसका हाथ हिलाया और कहा, मैं खुद को जारी रख सकता हूँ। आप दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। बोलने के बाद लिन युआन मिशन क्षेत्र की ओर बढ़ गया। ये देखकर कि लिन युआन चला गया है, परिचारक ने बड़बड़ाते हुए कहा, इतना युवा वर्ग 2 क्रिएशन मास्टर वास्तव में एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर भी है। ऐसा संयोजन वास्तव में किसी को भी ईर्ष्यालु बना देगा। ये सही है। लिन युआन ने मिस्टर ब्लैक को अपनी आत्मा क्यूई पेशेवर पहचान के रूप में पंजीकृत किया, जो एक चिकित्सक के रूप में है। लिन युआन मिशन क्षेत्र में पहुंचे और एक टीम की तलाश करने की तैयारी कर रहे थे जो अंतहीन जंगल की ओर जा रही थी। नतीजतन उन्हें एहसास हुआ कि सभी टीमें उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवरों की तलाश कर रही थीं। वह शोरगुल वाले मिशन क्षेत्र में बहुत से लोगों को ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए सुन सकता था। सुधारित टीम, बुनियादी आध्यात्मिक तत्वों की खोज मॉइस्ट मॉस। हमारे पास दो शक्तिशाली आक्रामक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर, एक रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर, एक सहायता प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर हैं, और हम एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ट्रिपल फायर गिल्ड क्लब। 3 क्लब टीमें रैपिड शैडो लिंक्स के एक गोल्ड यंगलिंग को पकड़ने के लिए एक साथ काम कर रही हैं। 14 सदस्य एक का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की कमी है। जब तक आप आते हैं आप बॉस हैं। सीड ग्रास गिल्ड क्लब। टीम 10 सिल्वर ब्लैक बैक माउंटेन बॉय को पकड़ने के लिए अंतहीन जंगल की ओर जा रही है। चलो बहुत सारा पैसा कमाते हैं क्योंकि सुअर के मांस की मांग बढ़ रही है। 4 सदस्य एक हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया मेरे पिता और माता को ठीक करें और जल्दी से टीम में शामिल हो जाएं। टीम में शामिल होने के बाद आप टीम के मुनाफे का 30% ले सकते हैं। लिन युआन ने चुपचाप अपनी भौहें उठाईं। उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर वास्तव में लोकप्रिय हैं। लिन युआन को शायद पहले से ही पता था कि हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर दुर्लभ थे, क्योंकि रेडियंस फेडरेशन ने अनुमान लगाया था कि हर 100 स्पिरिट क्यूई पेशेवरों में से केवल एक ही व्यक्ति होगा जो हीलिंग टाइप फे के साथ संगत होगा। इस सांख्यिकीय मूल्य को जानने के बाद लिन युआन भी हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की दुर्लभता पर विलाप कर रहा था।
हालांकि जब लिन युआन गिल्ड एलायंस के मिशन क्षेत्र में था और उसने देखा कि कैसे हर टीम हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की तलाश कर रही थी, तो हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की दुर्लभता आखिरकार साबित हो गई। हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को हर एक टीम में बॉस की तरह माना जाता था। अंतहीन जंगल में कुछ भी बढ़िया पाने के लिए किसी को इसकी गहराई में जाना होगा। ये स्पष्ट था कि सीडर ग्रास गिल्ड क्लब की टीम अंतहीन जंगल में बहुत दूर नहीं जाएगी, क्योंकि वे सिल्वर ब्लैक बैक माउंटेन बोआ को पकड़ रहे थे। आखिरकार वे अंतहीन जंगल के बाहरी क्षेत्रों में पाए जा सकते थे। हाल ही में रेडियंस फेडरेशन के सबसे बड़े सुअर फार्म के ऊपर एक क्लास 2 डायमेंशनल रिफ्ट खुल गया था। डायमेंशनल रिफ्ट सुअर फार्म के बेहद करीब था और डायमेंशनल रिफ्ट से निकलने वाले लगभग सभी जीवन रूप सीधे सुअर फार्म में गिर जाते थे। सुअर फार्म में सुअर प्रजाति के परिक्वी की संख्या करोड़ों में थी, फिर भी आयामी जीवों ने उन्हें तुरंत खा लिया। अंततः स्थिति नियंत्रण में आ गई और उभरे हुए आयामी जीवन रूपों को भी मार दिया गया। हालांकि रेडियंस फेडरेशन के सबसे बड़े सुअर फार्म ने सुअर प्रजातियों के लाखों फेंक खो दिए। इसके परिणामस्वरूप तत्काल कमी हो गई, जिससे पोर्ट की कीमत कई गुना बढ़ गई। इसलिए सभी प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों ने जंगल में सुअरों और सुअरों का शिकार करने के लिए छोटी छोटी टीमें बनाईं। इन सुअरों और सुअरों को मुख्य रूप से प्रजनन के लिए पकड़ा जाता था और केवल उन दुर्लभ पुरानी सुअर प्रजातियों के फेको मांस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था जो प्रजनन नहीं कर सकते थे। आखिरकार एक बूढ़े सुअर का मांस बेहतर स्वाद देता है। मिशन क्षेत्र में बहुत सारे एकल आत्मा क्यूई पेशेवर थे जो टीमों की तलाश कर रहे थे। एकल आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में जो नियमित रूप से जंगल में रोमांच के लिए विभिन्न टीमों में शामिल होते थे, उनमें से अधिकांश के पास लापरवाह और सहज व्यक्तित्व थे। एक मोटा आदमी जो एक मिशन की तलाश में था ने लिन युआन से दोस्ताना लहजे में बात करने की पहल की जब उसने लिन युआन को वहां खड़ा देखा। युवा भाई, यहाँ मिशन का इंतजार करने के बजाय आप कुछ छोटे गिल्ड क्लब की टीमों से बात करने की पहल क्यों नहीं करते जिन्हें सदस्यों की जरूरत है? लिन युआन ने पलटकर देखा तो एक मोटा आदमी उसे सीधे और स्पष्ट चेहरे से देख रहा था। मोटे आदमी ने जो कहा उसके अनुसार लिन युआन समझ गया कि उन गिल्ड क्लबों की टीमें इम्प्रोवाइज्ड टीमों की तुलना में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थीं। ऐसा लगता है कि उन कामचलाऊ टीमों को गिल्ड क्लब टीमों की तुलना में स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की भर्ती करने में अधिक कठिनाई हो रही थी। गिल्ड क्लब की अधिकांश टीमें केवल एक हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर की प्रतीक्षा कर रही थीं। अधिकांश तात्कालिक टीमों ने उपचारात्मक प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर को पाने की कोशिश छोड़ दी थी, लेकिन वे अभी भी अपनी 5 पुरुष टीम बनाने में असमर्थ थे। लिन युआन को सिर हिलाते देख वह मोटा आदमी जोर से हंसा। ये पहली बार है जब आप किसी टीम और मिशन की तलाश कर रहे हैं, है ना? लिन युआन को यह जानने की उत्सुकता थी कि यह मोटा आदमी यह कैसे देख पाया कि यह उसका पहला मिशन था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा मुखौटा सचमुच नया दिख रहा हो? आप इतना आश्वस्त क्यों हैं कि यह मेरा पहला मिशन है? मैं शायद एक अनुभवी व्यक्ति हूँ। उस तगड़े आदमी ने लिन युआन के स्पिरिट क्यूई कपड़ों की ओर इशारा किया और थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, ऐसे स्पिरिट क्यूई कपड़े कौन किसी साहसिक कार्य के लिए पहनेगा? अगर कपड़े फट गए तो एक मिशन का इनाम आपके कपड़ों की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होगा। युवा भाई, ऐसा लगता है कि आपकी पृष्ठभूमि खराब नहीं है। क्या आपको मार्गदर्शन के लिए किसी अनुभवी की आवश्यकता है? अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो मैं कर सकता हूँ। लिन युआन को आखिरकार पता चल गया कि समस्या कहाँ थी, लेकिन जब उसने उस मोटे आदमी को ये कहते हुए सुना कि वह ये कर सकता है, तो लिन युआन को अचानक अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। नहीं, तुम यह नहीं कर सकते, उसने अचानक कहा। जब उस मोटे आदमी ने लिन युआन की प्रतिक्रिया सुनी तो उसने कंधे उचका दिए और वास्तव में बुरा नहीं माना। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने पास के गिल्ड क्लब की टीम की ओर देखा और इशारा किया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोमांच के लिए स्पिरिट क्यूई कपड़े पहने हुए है? जब उस मोटे आदमी ने लिन युआन का सवाल सुना तो उसने अपने चेन कवच पर थपथपाया। यह एक साहसिक कार्य के लिए पोशाक है। वह व्यक्ति स्पिरिट क्यूई कपड़े पहन रहा है क्योंकि वह एक उपचार प्रकार का स्पिरिट क्यूई पेशेवर और टीम का बॉस है। लिन युआन ने अपने सिर के पीछे हाथ बढ़ाया और उस मोटे आदमी को देखा। तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई उपचार प्रकार का आत्मा क्यूई पेशेवर नहीं हूँ? उस मोटे आदमी ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, यदि आप एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर होते तो क्या आप यहाँ एक टीम की तलाश में होते? गिल्ड एलायंस का परिचारक आपकी सेवा करता और आपके उद्देश्य के आधार पर एक टीम की तलाश करने में आपकी मदद करता। लिन युआन को अचानक उस अटेंडेंट के बारे में याद आया जो उसका पीछा कर रहा था और बोलने में झिझक रहा था। पता चला कि अटेंडेंट उसे किसी टीम से संपर्क करने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। जब उस तगड़े आदमी ने देखा कि लिन युआन ने बोलना जारी नहीं रखा तो वह दिल खोलकर हंसा और दोस्ताना तरीके से लिन युआन के कंधे पर थपथपाया। जब कोई नया व्यक्ति किसी टीम की तलाश कर रहा हो तो उसे ऐसी टीम की तलाश करनी चाहिए जो लड़ाई न करने जा रही हो और जो बुनियादी आध्यात्मिक तत्वों को इकट्ठा कर रही हो। यह आपको जंगल से परिचित कराएगा।
फे को पकड़ने के लिए लड़ाई की आवश्यकता वाले मिशन को लापरवाही से स्वीकार करना आपको घायल कर सकता है और टीम के लिए बोझ बन सकता है जब तक कि आप वास्तव में उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवर न हों। इस तरह टीम के सदस्य आपकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह मोटा आदमी निश्चित था कि लिन युआन एक नवागंतुक था, इसलिए उसने यह बात काफ़ी गंभीर स्वर में कही। ये बातें तार्किक लग रही थीं और लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से समझ लीं, लेकिन एक अजनबी द्वारा सूचित किए जाने के कारण उसने फिर भी अपना आभार व्यक्त किया। जब उस मोटे आदमी ने देखा कि लिन युआन ने जानकारी दर्ज कर ली है तो वह लिन युआन को फिर से प्रोत्साहित करना चाहता था। लेकिन इस समय मिशन क्षेत्र में कोलाहल और शोर अचानक कम हो गया। शोर कम हुआ तो लिन युआन और उस मोटे आदमी ने तुरंत इधर उधर देखा। लिन युआन ने सफ़ेद और लाल रंग के कपड़े पहने एक टीम देखी जिसके कपड़ों पर एक उड़ता हुआ चील बना हुआ था। टीम के सभी सदस्य युवा थे जिनकी उम्र 20 साल से थोड़ी ज़्यादा थी। चारों ने एक जैसी पोशाक पहन रखी थी और यह किसी खास गिल्ड क्लब की टीम की वर्दी होनी चाहिए। सदस्यों में से एक लंबा और पतला आदमी मिशन क्षेत्र में चला गया और चिल्लाया, अंतहीन वन की ओर जाने वाली ट्रेन रवाना होने वाली है। अनुभवी लोग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और हमें उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवर की तत्काल आवश्यकता है। जब तक तुम आते हो तुम मेरे छोटे प्यारे होगे। मैं तुम्हें सबसे मज़ेदार सवारी का अनुभव कराऊंगा। इससे पहले कि वह आदमी चिल्ला पाता, एक सुनहरे बालों वाली महिला ने उसकी पीठ इतनी जोर से थपथपाई कि दुबला पतला आदमी खांसने लगा। सुनहरे बालों वाली युवा महिला ने दुबले पतले आदमी को घूरते हुए चिल्लाया, झांग शियाओबाई, क्या तुम गंभीर नहीं हो सकते? तुम वाकई इस महिला को बहुत गुस्सा दिला रहे हो। ओह! दुबले पतले आदमी ने सुनहरे बालों वाली महिला को देखा और अचानक कहा, शिन यंग, तुमने वास्तव में ओह कहा था। अपने शब्दों के परिणामस्वरूप झांग शियाओबाई को सुनहरे बालों वाली महिला की भारी मुट्ठी मिली जिससे वह पूरी तरह से आज्ञाकारी बन गया। सुनहरे बालों वाली महिला ने फिर चिल्लाते हुए कहा, एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की एस टूर्नामेंट रिजर्व टीम अंतहीन जंगल की गहराई की ओर बढ़ रही है। हम गोल्ड जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक का जहर इकट्ठा कर रहे हैं। हमें एक हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की तत्काल आवश्यकता है। हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को सी रैंक से कम नहीं होना चाहिए और उसके पास हीलिंग टाइप फे होना चाहिए जो सिल्वर से कम न हो। जब महिला का वक्तव्य समाप्त हुआ तो हंगामा मच गया क्योंकि इस टीम की प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से काफ़ी ऊंची थी। अचानक लिन युआन ने उस मोटे आदमी को जीभ चटकाते और उत्साह से जयकार करते हुए सुना जैसे कि वह किसी उत्साहपूर्ण स्थिति में हो। तस्क तस्क तस्क, वे वास्तव में बी लेवल गिल्ड क्लब और एस टूर्नामेंट टीम की रिजर्व टीम बनने के योग्य हैं। छोटी बहन शिनयंग भी सुंदर होती जा रही है। लिन युआन कुछ अवाक रह गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह मोटा चाचा किसी सेलिब्रिटी का पीछा करने वाला प्रशंसक था। हालांकि लिन युआन को नहीं पता था कि यह मोटा चाचा एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की टीम का प्रशंसक था या यंग सिस्टर शिन यंग का जिसका उसने उल्लेख किया था। लिन युआन उस मोटे आदमी के कंधे पर थपथपाने और पूछने से खुद को रोक नहीं सका, ये टीम कहाँ से आए है? उस मोटे आदमी ने अविश्वास और बड़ी आंखों से लिन युआन को देखा। तुम इस टीम को जानते भी नहीं। भले ही तुम इस टीम को नहीं जानते हो, तुम्हें एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के बारे में पता होना चाहिए, है ना? लिन युआन ने फिर भी अपना सिर हिलाया और उस मोटे आदमी ने तुरंत एक गहरी सांस ली, अपने मुंह से मूंछें उड़ाते हुए। बच्चे, मेरे साथ मत उलझो। तुम भी लेवल एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के बारे में भी नहीं जानते। क्या तुम्हारे पास स्टार वेब कार्ड नहीं है या तुमने पहले कभी स्टार वेब में लॉग इन नहीं किया है? लिन युआन उस मोटे आदमी द्वारा आलोचना किए जाने के बाद अवाक रह गया। मैं स्टार वेब पर लॉग इन करता हूं, लेकिन हाल ही में मैं फे को बढ़ा रहा हूं और मेरे पास फे को बढ़ाने के अलावा अन्य चीज़ों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। लिन युआन को शायद एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के बारे में पता न हो, लेकिन उसे पता था कि बी लेवल गिल्ड क्लब क्या होता है। लिन युआन समझ गया कि 4 आदमियों की यह टीम अब इतनी लोकप्रिय क्यों होगी। एस टूर्नामेंट रेडियंस फेडरेशन की युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष श्रेणी का टीम टूर्नामेंट था। रेडियंस 100 व्यक्तियों की रैंकिंग थी और उन्हें उनके अनुक्रम संख्या के अनुसार रैंक किया गया था। हालांकि एस टूर्नामेंट 5 पुरुषों की टीम टूर्नामेंट था और जब टीमों में मुकाबला होता था तो ये सिर्फ ताकत की तुलना नहीं होती थी, टीम वर्क की भी तुलना होती थी। इसलिए यह एकल मुकाबलों की तुलना में बहुत अधिक रोमांचक था। एस टूर्नामेंट की टीमों में लड़ने वाले रेडियंस 100 सीक्वेंस सदस्यों के लिए उनका प्रदर्शन रेडियंस 100 में उनकी सीक्वेंस रैंकिंग को प्रभावित कर सकता है। रेडियंस फेडरेशन में केवल 16 मान्यता प्राप्त ए लेवल गिल्ड क्लब थे। 16 ए लेवल गिल्ड क्लबों को हर साल रैंक किया जाएगा क्योंकि वे उन 16 टीमों द्वारा निर्धारित किए गए थे जो एस टूर्नामेंट में प्रवेश करने के लिए योग्य थीं। बाकी गिल्ड क्लबों के लिए जो क्वालिफाई करने की ताकत रखते थे उन्हें बी लेवल गिल्ड क्लब के रूप में मान्यता दी जाएगी। बहुत सारे बी लेवल गिल्ड क्लब थे जो पहले ए लेवल गिल्ड क्लब बन गए थे, लेकिन एस टूर्नामेंट में उनकी विफलता के कारण उनका पतन हो गया। जहां तक यहां की टीम की बात है तो वे एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की एस टूर्नामेंट टीम के लिए रिजर्व टीम थे।
अगर किसी विशेष कारण से एस टूर्नामेंट टीम का कोई भी सदस्य भाग नहीं ले पाता तो ये रिजर्व सदस्य मुख्य सदस्यों की जगह ले लेते। इस प्रकार ये चारों सदस्य युवा पीढ़ी के बीच प्रसिद्ध माने जाते थे। जब लिन युआन को एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के बारे में पता नहीं था तो उस मोटे आदमी की तीव्र प्रतिक्रिया को देखकर यह साबित हो गया कि एस टूर्नामेंट रेडियंस फेडरेशन में एक बेहद लोकप्रिय विषय था। इस दुनिया में तथाकथित अभिनेता या अभिनेत्री नहीं थे, यहाँ तक कि स्टार वेब पर गायक भी अल्पसंख्यक का हिस्सा थे। इस विश्व के सबसे लोकप्रिय लोग इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले युवा थे। रेडियंस 100 सीक्वेंस का हिस्सा बनने वाले टीम के सदस्य मशहूर हस्तियों के बीच दिग्गज थे। ये टीम लिन युआन की अंतहीन जंगल की गहराई में फसल काटने की आवश्यकता को पूरा करती थी। साथ ही लिन युआन इस टीम की आवश्यकताओं को पूरा करता था। जैसे ही लिन युआन टीम में शामिल होने के लिए आवेदन करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, एक हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल पहले से ही 4 पुरुषों की टीम की ओर बढ़ रहा था। जब लिन युआन ने देखा कि कोई उसके आगे चल रहा है और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के दस्ते की ओर बढ़ रहा है, तो उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर ने फिर 4 पुरुषों के दस्ते के सामने अपने परी को बुलाया। यह एक बदसूरत और अजीब दिखने वाला पक्षी था जिसके पास बहुत सारे पंख नहीं थे। इसके बजाय ये जुरीदार त्वचा से ढका हुआ था। भूरे काले रंग की त्वचा के पीछे कुछ नारंगी धब्बे थे। लिन युआन ने परी की विशेषताओं की जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया। फे नाम थूकने वाला कछुआ कबूतर। फे प्रजाति कोलम्बिडे ऑर्डर स्ट्रैप्टोपेलिया जीनस। फे ग्रेड कांस्य 10/10। फे टाइप उड़ना। फे क्वालिटी एलीट। क्षमताएं। चिपचिपी लार। स्रावित लार बहुत चिपचिपी होती है और घावों से खून बहने से रोक सकती है और बाहरी चोटों को धीरे धीरे ठीक कर सकती है। तीखी लार। स्रावित लार तीखी होती है और यह मन को उत्साहित करते हुए घावों के दर्द को कम कर सकती है। विशिष्ट कौशल। अत्यधिक स्राव। स्पिटिंग टर्टलेडव की लार ग्रंथियां बहुत विकसित होती हैं और बड़ी मात्रा में लार का उत्पादन कर सकती हैं। ज्यादातर समय हीलिंग टाइप फे पौधे प्रजाति के फे होते थे। हीलिंग टाइप फे में पक्षी प्रजाति का हीलिंग टाइप फे बहुत कम था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि असामान्य हीलिंग टाइप फे बाजार में महंगे होंगे। उदाहरण के लिए स्पिटिंग टर्टल डोव को हीलें। ये बहुत सस्ता था क्योंकि इसकी क्षमताएं बहुत ही घृणित थीं। जब इस थूकने वाले कबूतर को बुलाया गया तो झांग शियाओबाई ने गंजे और बदसूरत कबूतर को देखा और गाने से खुद को रोक नहीं सका। पुराने भारतीय कछुआ कबूतरों के पैर छोटे होते हैं और बाल भी कम होते हैं। वे कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। उनका दिमाग थोड़ा अजीब है क्योंकि जब उनका शिकार मर जाता है तो वे किसी और की तुलना में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। इस गीत को सुनने के बाद लिन युआन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। आन उस गीत से बहुत परिचित था जो दुबला पतला झांग शियाओबाई गाता था। ये गाना जय चाओ का था जो अपने पिछले जन्म में एक सुपरस्टार गायक थे। लिन युआन हमेशा से ही जय चाओ का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा है और उसने उसके लगभग सभी गाने सुने हैं। भले ही उसे गाने के बोल याद न हो या उसे गाना न आता हो, लेकिन वह उन्हें गुनगुना सकता था। उन्हें ये प्राचीन भारतीय कछुआ गीत बहुत पसंद था और उन्हें इसके बोल अच्छी तरह याद थे। जब वह रेडबर्ड सिटी के ज़िया क्षेत्र में एक छोटी सी दुकान में काम करते थे और परियों की देखभाल करते थे, तो जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो वह ये गाना गुनगुनाते थे। लेकिन झांग शियाओबाई को ये गाना कैसे गाना आया? झांग शियाओबाई द्वारा गीत की 2 पंक्तियां गाए जाने के बाद सदस्यों को ढूंढ रहे आसपास के कई लोगों ने वास्तव में तालियां बजाईं। झांग शियाओबाई, आप स्पैरो वॉयस लोली देवी का गाना बहुत अच्छा गाते हैं। इसमें कुछ वैसी ही भावना है। अरे, तुम एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के झांग शियाओबाई बनने के योग्य हो। तुमने वाकई फिर से अपनी प्रतिभा दिखाई है। स्पैरो वॉयस लोली देवी 2 महीने से ज्यादा समय से दिखाई नहीं दी है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस काम में व्यस्त थी कि उसने इतने सारे प्रशंसकों को पीछे छोड़ दिया। मैं अपने पिछले सैकड़ों पूर्व प्रेमियों की खुशी का उपयोग उसकी जल्द वापसी के लिए करने को तैयार हूँ। क्या आप लोगों ने स्टार वेब का पिछला इंटरव्यू देखा है? मैंने सुना है कि स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की जगह लॉर्ड रेंजर चार्ट पर पहले नंबर पर है। उसके गायब होने के बाद से ही वह लंबा चेहरा बना रहा है और स्टार वेब इंटरव्यू के दौरान उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने होस्ट को बहुत ही अजीब स्थिति में डाल दिया। जब लिन युआन ने आसपास की तालियों के बीच हो रही चर्चा सुनी तो वह और भी अधिक उदास हो गया। ये स्पैरो वॉयस लोली देवी कौन है? अधिक बुद्धिमान अनुबंधित कर्मचारी ठेकेदार के विचारों और भावनाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते थे। वर्तमान में चिमी स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्लेटिनम सेलरी वाइन के पत्तों को खुशी से खा रहा था। वह हमेशा हर बार ऊंची उड़ान भरता और फिर नीचे झपट्टा मारकर अपनी चोंच से उसका एक छोटा टुकड़ा तोड़कर निगल जाता। चिमी खाना खाता और मौज मस्ती करता। वह समय समय पर पानी की कुछ घूंट पीने के लिए स्पिरिट पूल के किनारे उड़ जाता। हालांकि जब चिमी ने लिन युआन की भावनाओं और विचारों को महसूस किया तो उसने प्लेटिनम अजवाइन की बेल नहीं खाए और न ही स्पिरिट पूल का पानी पिया। वह ईमानदारी से मेज पर उतरा और अपनी गर्दन सिकोड़ ली।
लिन युआन के विचारों के कारण चिमी, जो प्लेटिनम अजवाइन की बेल खाने में लिप्त थी, को याद आया कि उसने 2 महीने से अधिक समय तक अपने लाइव स्ट्रीमिंग करियर को त्याग दिया था। चिमी उड़कर परमानंद की पवित्र भूमि की सफ़ेद रेत पर पहुंचा और फिर अपने पंखों का इस्तेमाल करके महीन सफ़ेद रेत को दूर किया। स्टार वेब अकाउंट कार्ड जिसे चिमी ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल किया था, महीन सफ़ेद रेत में दब गया था। जब उसने अपना सिर घुमाया और अकाउंट कार्ड को देखा तो उसे याद आया कि अब लाइव स्ट्रीमिंग का समय हो गया है। जैसे ही झांग शियाओबाई आसपास की तालियों का आनंद ले रहा था, उसने देखा कि शिनयंग उसके सामने अपनी मुठ्ठियां भींच रही थी। नतीजतन उसने अपने आसपास के लोगों से सख्ती से कहा, सब लोग दया करो और तालियां बजाना बंद करो, नहीं तो यह औरत मेरी जान ले लेगी। जब आसपास के अन्य साहसी लोग जोर जोर से हंसने लगे तो उन्होंने अपने साथियों की तलाश शुरू कर दी। लिन युआन ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और थूकने वाले कबूतर को देखा। हालांकि इस थूकने वाले कछुआ का उपचार करने का तरीका थोड़ा घिनौना था, लेकिन इसकी चिपचिपी लार और तीखी लार दोनों का ही बहुत अच्छा प्रभाव था। एक प्रभावी रूप से रक्तस्राव को रोक सकता था और बाहरी चोटों को ठीक कर सकता था, जबकि दूसरा प्रभावी रूप से किसी के दिमाग को मजबूत कर सकता था और लड़ाई में बाहरी चोटों के कारण होने वाले दर्द को अनदेखा कर सकता था। अपने विशेष कौशल, अत्यधिक स्राव के साथ मिलकर उन्होंने थूकने वाले कछुआ की उपचार क्षमताओं को बहुत बढ़ा दिया। हीलिंग टाइप फे के रूप में स्पिटिंग टर्टल डोव को अभी भी एक अच्छा अनन्य कौशल माना जाता था जो क्षमताओं के साथ संगत हो सकता था। हालांकि ये स्पिटिंग टर्टल डोव केवल कांस्य एक्स पर था। सिल्वर के करीब होने के बावजूद इसकी उपचार क्षमता तुलना में बहुत खराब थी। जाहिर है, ये हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की 4 पुरुष टीम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। उसी समय लिन युआन ने सुना कि उसके बगल में खड़ा मोटा आदमी गाली दे रहा है। इस स्पिटिंग टर्टल डोव की पीठ पर नारंगी धब्बे अभी पूरी तरह से बने भी नहीं हैं, इसलिए ये स्पष्ट रूप से सिल्वर में नहीं है और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। फिर भी वह अभी भी टीम में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहता है। अगर शिनयंग उसे ऐसा करने की अनुमति देती है तो वह टीम को रोक लेगा। लिन युआन सुन सकता था कि यह मोटा आदमी एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की 4 पुरुष टीम का बचाव कर रहा था। वह वास्तव में एक पेशेवर प्रशंसक था। कुछ ही दूरी पर सुनहरे बालों वाली शिनयंग ने अपना सिर बाईं ओर घुमाया और पाया कि झांग शियाओबाई आसपास के साहसी लोगों को देखकर भौहें सिकोड़ रहा था। फिर जब वह अपनी दाईं ओर मुड़ रही थी तो उसके बाल झांग शियाओबाई के सिर से टकराए, जिससे वह समय रहते भौहें सिकोड़ नहीं पाया। उसने दर्द से कराहते हुए अपने गालों को रगड़ा। शिनयंग ने अपनी अन्य 2 टीम के साथियों की ओर देखा और पूछा, तान रान, लुपिनरू, आप लोग क्या सोचते हैं? तन रान नाम के इस व्यक्ति के बाल भूरे थे, वे प्राकृतिक रूप से घुंघराले थे तथा उनकी मुस्कान मासूम थी। लुपिनरू नाम की लड़की के बाल छोटे और कानों तक लंबे थे। वह अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ी आयताकार लकड़ी की वस्तु ढो रही थी, जो उसकी ऊंचाई से लगभग दोगुनी थी और थोड़ी अजीब लग रही थी। लिन युआन ने देखा और महसूस किया कि लुपिनरू नाम की यह लड़की अपनी अलमारी लेकर घूम रही होगी। लुपिनरू ने टीम में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को देखा और कहा, हम अंतहीन जंगल की गहराई में प्रवेश करने जा रहे हैं और जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक का जहर इकट्ठा करेंगे। हालांकि जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक एक गोल्ड फे है, लेकिन इसके निवास स्थान में प्लेटिनम फे भी हो सकते हैं। अगर हम उसे साथ लेकर आए तो वह निश्चित रूप से हमें पर्याप्त उपचार प्रदान नहीं कर पाएगा। घुंघराले बालों वाले तान रैन ने भी सख्ती से कहा, जब वह परी को बुलाते समय आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा था तो मैंने उसकी आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस किया। उसे शीर्ष डी रैंक पर होना चाहिए, सी रैंक से बहुत दूर नहीं। इसलिए मैं उसे टीम में शामिल करने के विचार को अस्वीकार करता हूं। यद्यपि तान रैन गंभीरता से बोल रहा था, परंतु वह अपनी प्यारी उपस्थिति के कारण एक प्यारे से छोटे कुत्ते जैसा लग रहा था। शिनयंग ने अपने साथियों की राय सुनने के बाद अपना सिर उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर की ओर घुमाया और अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर को यह देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया कि उसे अस्वीकार कर दिया गया है, बल्कि वह थोड़ा निराश हुआ। हालांकि उसने मुस्कुराते हुए एक किताब निकाली। मुझे पता था कि मैं आप लोगों के साथ अभिनय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चूंकि हम लगभग टीम के साथ ही बन गए हैं तो क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूं? लिन युआन खुद को अचंभित महसूस करने से नहीं रोक सका। इस उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर को पता था कि वह टीम में शामिल नहीं हो पाएगा। वह बस इन लोगों के प्रशंसक के रूप में ऑटोग्राफ मांगने का बहाना ढूंढना चाहता था। एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के कुछ लोगों ने विनम्रतापूर्वक पुस्तक ले ली और उस पर अपने नाम हस्ताक्षर कर दिए। उस समय लिन युआन के बगल में खड़ा मोटा आदमी चिल्लाने लगा, मुझे भी शिनयंग का ऑटोग्राफ चाहिए। ये कहते ही उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और उसने दर्द से कराहते हुए कहा, एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की एस टूर्नामेंट के लिए रिजर्व टीम वाकई कमाल की है। दूसरी टीमें हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को बॉस की तरह मानती हैं, लेकिन वे बहुत ज़्यादा चूजी हैं। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला है।
मैं लगभग भूल ही गया हूं कि पिछली बार हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल द्वारा ठीक किया जाना कैसा था। लिन युआन ने उस मजबूत कद वाले आदमी को देखा। उसके रवैये में अचानक आए बदलाव से लिन युआन को लगा कि वह वाकई बहुत ताकतवर है। वन जय चौका एक गीत। हटे कट्टे आदमी को अनजाने में ही एक अनोखी प्रतिभा का पता चल गया था। वह भी एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की टीम का बचाव कर रहा था और टीम में शामिल होने वाले हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को अस्वीकार कर रहा था। जब उस मोटे आदमी ने लिन युआन के हाव भाव देखे तो उसे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने अपनी नाक को छुआ और हंसते हुए कहा, तुम्हें जब जरूरत हो चाटुकारिता करनी चाहिए और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करनी चाहिए। एक पेशेवर प्रशंसक को ऐसा ही होना चाहिए। तुम अभी भी बहुत छोटे हो। लिन युआन को लगा कि इस हटे कट्टे आदमी में बहुत सारी अनोखी प्रतिभाएं हैं। यह अफसोस की बात है कि वह रोमांच के लिए बाहर आया था। उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, को जल्द ही एक टीम मिल गई और उसके साथ बॉस की तरह व्यवहार किया गया। एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की टीम ने भर्ती के लिए एक उपचारात्मक प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर की खोज जारी रखी। जब लिन युआन ने यह देखा तो वह आगे बढ़ गया। उस समय लिन युआन के बगल में खड़ा मोटा आदमी उसे बताना चाहता था कि अगर वह टीम में शामिल नहीं हुआ तो वे दोनों मिलकर एक टीम बना सकते हैं। मोटा आदमी इसे ऐसे लेगा जैसे वह किसी नए व्यक्ति का नेतृत्व कर रहा हो। हालांकि उसे एहसास हुआ कि लिन युआन एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की टीम की ओर जा रहा था। नतीजतन वह तुरंत अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं सका। अरे बेरहम, ये बच्चा कोई उपचार प्रकार का आत्मा क्यूई पेशेवर नहीं होगा, है ना? लिन युआन ने एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की टीम के दृष्टिकोण की बहुत सराहना की। टीम गठन में सबसे महत्वपूर्ण बात थी संवाद और एक दूसरे का सम्मान करना, ठीक उसी तरह जैसे शिन यंग नामक सुनहरे बालों वाली लड़की अपने साथियों की राय सुनती थी और उनका सम्मान करती थी। उनकी अन्य टीम के सदस्यों ने भी टीम के सदस्यों की भर्ती के मूल सिद्धांत का पालन किया। अन्य लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यू पेशेवरों को क्षेत्र युद्ध में उपचार प्रकार के आत्मा क्यू पेशेवरों की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना आवश्यक था, बशर्ते कि उपचार प्रकार के आत्मा क्यू पेशेवर टीम को ठीक करने में सक्षम हो सकें। उन्हें सिर्फ इसलिए सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वे लड़ नहीं सकते। इसलिए टीम के सदस्यों के बीच आपसी संबंध थे। यदि कोई उपचार प्रकार का आत्मा क्यूई पेशेवर टीम को ठीक करने में सक्षम नहीं था तो अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उनके साथ बॉस की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। जंगल में रोमांच करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अगर कोई उपचार प्रकार का आत्मा क्यूई पेशेवर टीम को ठीक करने में सक्षम नहीं था तो वे युद्ध प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवरों को उनकी पुरानी चोटों को ठीक करने से पहले नई चोटें पहुंचा देते थे। इससे एक दुष्चक्र निर्मित हो जाएगा और अंततः टीम बिखर जाएगी। यदि एक लड़ाकू प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर की तुलना एक गतिज ऊर्जा मशीन से की जाए तो एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर वह होगा जो लगातार मशीन की मरम्मत करेगा और इसे ईंधन भरेगा। इस प्रकार हर कोई एक योग्य उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर के साथ एक टीम बनाना चाहेगा जो जंगल में होने पर टीम को ठीक कर सके। उपचारात्मक प्रकार के आत्मा क्यू पेशेवरों की इतनी अधिक मांग थी क्योंकि वे अपूरणीय थे, न कि उनकी कमी के कारण। एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के 4 लोग मिशन क्षेत्र में आराम करने के लिए कुर्सियों पर बैठे थे। केवल झांग शियाओबाई ही वहां था जो गिल्ड एलायंस के मिशन क्षेत्र की छत को देख रहा था और कोई गाना गुनगुना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन के बारे में सोच रहा हो। एक छोटी सी टीम के लिए उपयुक्त उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवर को ढूंढना मुश्किल था। उन्हें आमतौर पर उपयुक्त व्यक्ति को खोजने के लिए 1 या 2 दिन तक इंतजार करना पड़ता था। यहां तक कि अगर एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की 4 सदस्यीय टीम किसी उपयुक्त हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को ढूंढना चाहती है तो उसे कुछ घंटों तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए उन चारों ने नहीं सोचा था कि एक और हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल इतनी जल्दी आ जाएगा, जबकि उन्होंने एक को अस्वीकार कर दिया था जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता था। जब शिन यंग ने लिन युआन को आते देखा तो उसने आदतन कहा, मुझे माफ करें, हम आमतौर पर इस टूर्नामेंट के बाहर ऑटोग्राफ नहीं देते हैं। शिन यंग को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन युआन ने मास्क पहना हुआ था। कई साहसी लोग मास्क पहनते हैं, उनमें से कुछ इसलिए क्योंकि उनके चेहरे कुछ खतरनाक मिशनों में घायल हो गए थे। वे आमतौर पर अपने साथियों को प्रभावित न करने के लिए धातु का मुखौटा पहनते थे। लिन युआन वहीं खड़ा रहा, अपना गला साफ किया और कहा, मैं एक उपचार प्रकार का आत्मा क्यूई पेशेवर हूं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मैं टीम में शामिल होने के लिए आवेदन करने आया हूं। शिन यंग को यह थोड़ा अप्रत्याशित लगा, लेकिन फिर उसने उसे गंभीरता से देखा। उसके सामने खड़े आदमी की आभा अवर्णनीय थी, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसके मुखौटे की आभा पर ध्यान दिए बिना उसकी आभा ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह एक खुशमिजाज युवक था। इससे पहले कि शिन यंग कुछ बोल पाती, झांग शियाओबाई ने चौंक कर खड़े होकर कहा, हमें अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मिशन का सबसे कष्टप्रद हिस्सा यहाँ एक उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर के लिए इंतजार करना है। मैंने इतनी देर तक इंतजार किया कि मुझे नींद आने लगी।
शिनयंग ने झांग शियाओबाई की ओर आंखें घुमाईं और खड़ी हो गई। तभी तान रान और लू पिनरू, जो किनारे पर बैठे थे, भी खड़े हो गए और लिन युआन की ओर देखते हुए उन्होंने थोड़ा सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। शिनयंग ने कहा, इस बार हमारा मिशन अंतहीन जंगल की गहराई में प्रवेश करना और जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक का जहर इकट्ठा करना है जिसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हम इसे आपके साथ साझा नहीं कर सकते। हालांकि हम 5 के लिए जहर की 10 इकाइयाँ आवंटित करेंगे और आप 3 ले सकते हैं। जहर की कीमत के आधार पर हम इसे बदलकर आपको रेडियंस डॉलर दे सकते हैं। देखें कि क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। लिन युआन को जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक विश की परवाह नहीं थी, जो एक बहुमूल्य आध्यात्मिक घटक था जिसे संग्रहित करना बहुत कठिन था और खराब होने में आसान था। इस प्रकार जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक का जहर जितना ताज़ा होगा उतना ही कीमती होगा। यह एक तरह का आध्यात्मिक घटक था जो जहरीले फे को विकसित करने में मदद करता था। चूंकि लिन युआन के पास इसका कोई उपयोग नहीं था, इसलिए बेहतर होगा कि वह इसे रेडियंस डॉलर के लिए एक्सचेंज कर सके। लिन युआन जंगली कटाई के लिए अंतहीन जंगल में जाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर अपना लक्ष्य समझाया। जब मुझे कोई कीमती परी मिलेगी तो मैं जंगली कटाई करूंगा। अगर इसमें कोई समस्या नहीं है तो मैं टीम में शामिल हो जाऊंगा। लिन युआन के शब्दों से चारों सदस्यों की आंखें वहीं चौड़ी हो गईं। झांग शियाओबाई ने सबसे पहले पूछा, भाई आप क्रिएशन मास्टर तो नहीं हैं? सामान्यतः कहा जाए तो केवल सृजन मास्टर ही जंगल में जंगली कटाई करना चाहेंगे। वे फे को मार सकते थे और आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वे फे को एक टुकड़े में इकट्ठा नहीं कर सकते थे। जंगली फे भयंकर थे। हालांकि अधिकांश जंगली फे पहले मनुष्यों पर हमला नहीं करेंगे। अगर मनुष्य उन्हें पकड़ना चाहते हैं और जंगली कटाई करना चाहते हैं तो वे अनिवार्य रूप से जवाबी हमला करेंगे। इसलिए केवल क्रिएशन मास्टर्स ही जंगली फे को अपने ऊपर अनुकूल प्रभाव डालने और आज्ञाकारी रूप से इकट्ठा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चूंकि झांग शियाओबाई ने पूछा था, लिन युआन ने बिना कुछ छिपाए सिर हिला दिया। वह इस तथ्य को नहीं छिपा सकता था कि अगर वे अंतहीन जंगल की गहराई में प्रवेश करते हैं तो वह अन्य सदस्यों से जंगली कटाई करेगा। उसे उनकी मदद की भी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए वह इसके बारे में खुलकर बात करता है। लिन युआन को सिर हिलाते देख शिनयंग, तान रैन और लू पिनरू की आंखें चमक उठीं। झांग शियाओबाई बहुत खुश था और उसने अतिशयोक्ति से कहा, हमने इस बार एक खजाना हासिल कर लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर मिलेगी जो एक क्रिएशन मास्टर भी है। जंगल में एक क्रिएशन मास्टर की सहायता से यह मिशन बहुत आसान हो जाएगा। जंगल में रोमांचकारी यात्रा के बारे में सबसे डरावनी बात खतरनाक स्थितियों का सामना करना था। लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के फे उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ ऐसा जो उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवर मदद नहीं कर सकते। केवल एक क्रिएशन मास्टर ही उन्हें ठीक कर सकता है। हालांकि केवल क्लास 2 क्रिएशन मास्टर ही क्षतिग्रस्त जड़ों वाले फे को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। क्लास 1 क्रिएशन मास्टर केवल तुरंत उपाय कर सकता है। इससे क्षतिग्रस्त जड़ों वाले फे को भी आराम मिल सकता है, इसलिए इससे उनकी लड़ाकू शक्ति कमज़ोर नहीं होगी। वे अपनी यात्रा तब तक जारी रख सकते थे जब तक कि वे शहर वापस नहीं आ जाते और अपने फे को ठीक करने के लिए क्लास 2 क्रिएशन मास्टर नहीं ढूंढ लेते। सृजन मास्टर्स के लिए जंगली कटाई करना कठिन नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से लिन युआन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। शिनयंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ऐसी स्थिति में कोई समस्या नहीं है। चूंकि आप एक क्रिएशन मास्टर हैं, इसलिए आप टीम के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। मैं आपका पारिश्रमिक 30% से बढ़ाकर 35% कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपकी उपचार क्षमता की पुष्टि करना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से लिन युआन शिनयंग के सुझाव को अस्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह एक निश्चित पहलू से उसके सभी साथियों के प्रति जिम्मेदारी थी। उस समय झांग शियाओबाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भाड़ में जाओ। बेरहम, शिनयंग, तुम मुझ पर दोबारा इसका परीक्षण नहीं करोगी, है ना? शिनयंग ने झांग शियाओबाई को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो और सिर हिलाया। तुम्हारे अलावा और कौन होगा? झांग शियाओबाई ने चारों ओर देखा और अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए अपनी जीभ बाहर थूक दी। वह टीम में एकमात्र डिफेंस टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल था। शिनयंग और टैन रैन पावर ऑफेंस टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल थे, जबकि लू पिनरू एक सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल था। आखिरकार वह लिन युआन की हीलिंग क्षमता का परीक्षण करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। तान रैन, जो ज्यादा बात नहीं कर रहा था, अचानक आगे बढ़ा और गंभीरता से बोला, मैं भी इसे आजमा सकता हूं। मैं बड़े भाई झांग की ओर से उपचार क्षमता का परीक्षण करूंगा। ये देखकर झांग शियाओबाई जल्दी से शिनयंग के पास गया और बोला, मैं ये करूंगा। तुम्हारा शरीर मजबूत नहीं है, तुम्हें कोशिश क्यों करनी है? झांग शियाओबाई, जो शिनयंग को खुद को पीटते हुए कल्पना कर सकता था, अपने दांतों को पीसने और उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका और फिर कहा, इसे हल्के से करो। शिनयंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अचानक ऊर्जा का एक उछाल उसके हाथ में आया, जिससे उसकी मुट्ठी पर एक सुनहरी चमक पैदा हो गई।
लिन युआन ने महसूस किया कि इस ऊर्जा की विशेषता धातु थी और उसने अनुमान लगाया कि उसके पास धातु प्रकार का एक परी होना चाहिए। शिन यंग ने अपने अनुबंधित धातु प्रकार के फे की ऊर्जा को खुद से जोड़ लिया था। हालांकि एक ठेकेदार द्वारा अपने फे की क्षमता का इस तरह से उपयोग करना फे को खुद बुलाने से कहीं कमजोर था। उसने अपनी मुट्ठी को देखा और फिर झांग शियाओबाई को देखा, फिर सीट पर रखे अपने बैग को देखा। क्या मुझे तुम्हें अपनी कटार से मारना चाहिए ताकि तुम्हें और भी गंभीर चोटें लगें? तुम इस तरह से उपचार क्षमता को बेहतर तरीके से परख सकते हो। झांग शियाओबाई ने अपना चेहरा ढक लिया और कराहते हुए कहा, मैं किस तरह का भयानक जीवन जी रहा हूं। शिन यंग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस तरह से शादी नहीं कर पाओगी। जबकि शिन यंग ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे झांग शियाओबाई की छाती की ओर मारा, लिन युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसने अपना बल रोक रखा था। जब उसकी मुट्ठी झांग शियाओबाई की छाती पर लगी तो वह 3 मीटर दूर उड़ गया। वह कुछ देर तक संघर्ष करता रहा, फिर उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। झांग शियाओबाई गहरी सांस लेने ही वाली थी कि शिन यंग ने कहा, मैं शादी करने में सक्षम हो जाऊंगी। अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें ढूंढूंगी। मैंने तुम्हें हराया है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। झांग शियाओबाई गहरी सांस ले रहे थे, तभी उनका गला रुक गया और वे खांसने लगे। उन्होंने अपना हाथ छाती पर रख लिया। बहुत देर तक खांसने के बाद उसने जवाब दिया, मुझे बहुत खांसी आ रही है। ऐसा लगता है कि मुझे अंदरूनी रक्तस्राव हो रहा है। फिर उसने लिन युआन की ओर देखा। भाई, मैं तुम पर निर्भर हूं। अगर तुम मुझे ठीक नहीं कर सकते तो मेरी पिटाई बेकार होगी। जैसे ही लिन युआन ने अपना हाथ उठाया, एक शांत पन्ना हरा चमक झांग शियाओबाई को घेर लिया। जब ये पन्ना हरा चमक झांग शियाओबाई के चारों ओर घूमी तो लिन युआन ने अपनी हरकतें रोक दी और अपना हाथ वापस खींच लिया। झांग शियाओबाई ने अपने शरीर की स्थिति को महसूस करने के बाद अपनी छाती को थपथपाया जहां उसे चोट लगी थी और कहा, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। भाई, तुम वाकई कमाल हो। तुम्हारी उपचार क्षमता सिल्वर में है। वास्तव में जब शिन यंग ने पहले अपना कदम उठाया था तो उसने अपनी शक्ति को विशेष रूप से उस सीमा तक नियंत्रित किया था जिसे सिल्वर हीलिंग क्षमता ठीक कर सकती थी। झांग शियाओबाई ने उसके शरीर की स्थिति को महसूस किया और उसे यकीन था कि लिन युआन की आकस्मिक उपचार क्षमता मध्य चरण रजत के स्तर पर थी। वह लिन युआन की क्षमता से बहुत प्रसन्न था। उसके बुलाए गए फे की उपचार क्षमता कम से कम शिखर सिल्वर पर होगी। जब ऐसा शक्तिशाली उपचार प्रकार का स्पिरिट क्यूई पेशेवर जंगल में रोमांच कर रहा था तो वह निस्संदेह पूरी टीम को मानसिक शांति प्रदान करेगा। कुछ परीक्षणों के बाद लिन युआन को टीम का हिस्सा मान लिया गया। झांग शियाओबाई ने अपने होठों को थपथपाते हुए कहा, हमने अपनी टीम बना ली है। चलो उसे खाने पर बुलाते हैं ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। दोपहर के भोजन के बाद हम अंतहीन जंगल की ओर चलेंगे। जब वह भोजन क्षेत्र में पहुंचे तो झांग शियाओबाई ने इस रेस्तरां के निजी कमरे के रेडियो से जुड़ने के लिए अपने स्टार वेब कार्ड का उपयोग किया। काफ़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उसे एक चैनल मिल गया और उसने सभी से कहा जैसे कि वह कोई खजाना दे रहा हो, दोस्तों सुनो, ये चैनल दिलचस्प है। जल्द ही लिन युआन ने झांग शियाओबाई द्वारा खोजे गए चैनल की सामग्री सुनी। 4 सितंबर की रात को एक बेरोजगार श्री वांग ने अपने ऑनलाइन मित्र श्री जोऊ को अपने किराए के घर पर शराब पीने के लिए आमंत्रित किया। उस दौरान श्री वांग ने इस बात पर अफसोस जताया कि यहाँ बहुत सारे अमीर लोग हैं और सुझाव दिया कि उन्हें बाहर जाकर कुछ पैसे कमाने चाहिए, जिस पर श्री जोऊ सहमत हो गए। जियांगही रोड पर लगे निगरानी कैमरों से पता चला कि उन्होंने 5 सितंबर को सुबह 5:16 बजे अपना नाश्ता स्टॉल लगाया था। झांग जियाओबाई हंसे। सुबह 5:26 बजे एक काली वैन स्टॉल के सामने रुकी और कुछ हटे कट्टे आदमी गाड़ी से उतरे। वे मिस्टर जोऊ के पास गए और तले हुए आटे के पकौड़ों के साथ अंडे के नूडल्स के 4 कटोरे ऑर्डर किए। झांग जियाओबाई हंसे। सुबह 5:28 बजे श्री वांग ने नाश्ते की दुकान के नीचे से एक तेज चाकू निकाला और बातचीत करते हुए प्याज काट लिया। झांग जियाओबाई हंसे। फिर उसे एहसास हुआ कि कोई भी नहीं हंस रहा था, बल्कि वे उसकी तरफ देख रहे थे। वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका और सावधानी से पूछा, मजाक नहीं है? शिन यंग को लगा कि उसकी मुट्ठियों को खुजली से बचाने के लिए झांग शियाओबाई की जरूरत है। जब से लू पिनरू निजी कमरे में आई थी, उसने सेवा कर्मचारियों से पानी का एक बेसिन मांगा था और हमेशा अपनी अलमारी पहुंचती रही थी। उसने शांति से झांग शियाओबाई की ओर देखा और असहाय होकर आह भरी। झांग शियाओबाई, तुम कब सभ्य बनोगे? झांग शियाओबाई को लगा कि उसका बहुत अपमान हुआ है। मैं छोटी उम्र से ही श्रेष्ठ रहा हूं, तो आप मुझसे सभ्य होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फिर उसने तान रैन की ओर देखा, जिसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। तान रैन ने झांग शियाओबाई की उत्साहवर्धक निगाहों को देखा, दांत पीसते हुए, ताली बजाते हुए और ठहाका लगाते हुए कहा, यह बहुत मजेदार है। आप बहुत शानदार हैं, भाई झांग।